हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं मैटर के बारे में। पूरा चैप्टर देख लेंगे कि मैटर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैटर है क्या चीज है। कोई भी सब्सटेंस जो है जिसके अंदर वेट है और जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। यानी कि उसके अंदर एक भार भी होना चाहिए और वो एक जगह भी घेरे, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। अब ये मैटर जो होता है ये तीन तरह का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब देखिए कि जैसे ये क्या हो गया, ये एक सॉलिड हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। ऐसे आप देखिए यहाँ पे इस बोतल के अंदर क्या है, यह है पानी, तो इसको बोलेंगे लिक्विड। ठीक है, और ऐसे ही फिर आप देखिए तीसरा क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगी, गैस हो जाएगी। गैस अब मेरे पास है नहीं तो मैं दिखा देता आपको, है ना, वो दिखेगी भी नहीं तो तो यही यहाँ पे ना कुछ शरारती तत्व भी बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि गैस कैसे निकाल सकते हैं। तो वो आपको खुद पता है कि आप आवाज़ें निकालते हैं, कभी कभी पेट में गुड़गुड़ हो रही होती है तो वहाँ से क्या निकालते हैं, गैस ही तो बाहर निकाल रहे होते हैं ना। तो ये क्या हो गया, तीन स्टेट्स होगी। आप देखिए कि जैसे सॉलिड है, सॉलिड के अंदर क्या है, ये पैकिंग बिल्कुल ऐसी रहेगी सॉलिड में, पास पास रहेंगे ये मॉलिक्यूल, यानी कि इनके बीच में जो गैप है ना ये बहुत कम रहेगा सॉलिड में। वहीं पे अगर हम लिक्विड में देखें तो ये देखिए थोड़े दूर दूर है, और यही चीज अगर गैस में देखें तो बिल्कुल दूर दूर होते हैं। आप इसीलिए तो देखिए ना कि गैस जो होती है कहीं भी पूरी की पूरी फैल जाती है तुरंत से, क्यों, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल जो है दूर दूर रहते हैं। फिर आगे प्लाज्मा जो रहता है इसमें क्या होता है, आयन स्टेज में रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की फॉर्म में। अब मान लो कि सॉलिड को किसी को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, तो वो कैसे कर सकता है, आप इसको बर्फ के एग्जांपल से समझिए तो आपको जल्दी समझ में आएगा। एक बर्फ क्या है, सॉलिड है, लेकिन जैसे ही वो मेल्ट होगी, मेल्ट होने के बाद क्या बन जाएगी, लिक्विड। अब उसके बाद मान लीजिए कि उस लिक्विड को हमें गैस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, उसको वेपराइज कर दीजिए। वेपराइज करेंगे तो हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके वेपर बनने शुरू हो जाएंगे तो बन जाएगा गैस। और गैस को फिर प्लाज्मा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आयनाइजेशन करनी पड़ेगी, बिजली देनी पड़ेगी जिससे आयंस बनेंगे और इससे क्या बन जाएगा, प्लाज्मा बन जाएगा। अब वापस अगर इसी स्टेज में आना है, वापस से सॉलिड बनाना है, तो प्लाज्मा को क्या करना पड़ेगा, डी आयनाइज करना पड़ेगा, तो वो क्या बनेगी, गैस। फिर गैस को क्या करना पड़ेगा, कंडेंस करना पड़ेगा। देखिए ये ऐसे हैं तो इनको आपस में यूं पास लाना पड़ेगा, कंडेंस का ये मतलब है। तो फिर क्या हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा कंडेंसेशन से। फिर लिक्विड से आपको वापस सॉलिड बनाना है तो अब क्या करना पड़ेगा, वापस से आपको फ्रीज करना पड़ेगा, फ्रीजर में रख देंगे तो क्या बन जाएगी, वापस से बर्फ बन जाएगी। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी। अब देखिए यहाँ पे इनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको पता है, लेकिन क्या है कि एग्जामिनर अब जब डालेगा, कभी मान लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाल दे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डाल दे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको लैंग्वेज की फॉर्म में क्या कहते हैं। फिर ऐसे ही देखिए कि डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है और क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो ये मैंने बता ही दिया कि क्लोजली पैक्ड है। यहाँ पे ऐसी सेम चीज़ देखिए, इसके अंदर लिक्विड के अंदर क्या है, नियरली इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब समझिए कि क्या है कि जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अब आप देखिए जैसे गैस है, गैस को मैं यूं कर सकता हूं ना, इसको यूं करके इसको होता है कंप्रेस करना, यानी कि ये इतनी फैली हुई है, इसको यूं छोटे स्पेस में लेके आना। अब लिक्विड को बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता, थोड़ा किया जा सकता है, और सॉलिड को तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता कंप्रेस। ठीक है, तो इसी ने बोला कि नियरली इनकम्प्रेसिबल है, पूरा नहीं बोला, कुछ हद तक किया भी जा सकता है। फिर ऐसे ही आप देखिए इसमें रिटेन्स नियरली कांस्टेंट वॉल्यूम, लगभग इसमें वॉल्यूम जो रहती है सेम ही रहती है। अब पानी है, जैसे पानी को इसमें बोतल में डाल लूँ चाहे मैं किसी ग्लास में डाल लूँ, तो वॉल्यूम जो पानी की रहेगी ना वो हमेशा सेम रहेगी। ठीक है दोस्त, अब इसके बाद ये जो पानी होता है या लिक्विड होता है, ये जिस भी कंटेनर में जाएगा वैसी ही शेप ले लेगा। आप इसको ग्लास में डालिए, ग्लास जैसा बन जाएगा, कटोरी में डालिए, कटोरी जैसा बन जाएगा। सेम अब देखिए गैस के बारे में क्या है कि इसका ना तो कोई फिक्स्ड साइज है ना शेप है। ये ध्यान रखना कि गैस की कोई भी फिक्स्ड साइज और शेप हो भी नहीं सकती। आप देखिए ना कि गैस तो हर जगह पर फैल जाती है, ऑक्सीजन है, हवा में है, हम कैसे इसमें डिफाइन करेंगे कि नहीं ऑक्सीजन तो जी ट्रायंगल आकार की, ऐसे थोड़ी होगा, वो नहीं बताया जा सकता। फिर गैस क्या होती है, एक क्लोज्ड कंटेनर में अगर एक गैस हो तो उसमें क्या है कि गैस विल एक्सपेंड टू फिल दी कंटेनर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कि ये बोतल है, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, सपोज करो कि ये पानी ना हो के ये क्या है, एक छोटी सी थोड़ी सी आपने गैस डाल दी, तो आपको क्या लगता है ये पानी जैसे इस जगह पे ही है, तो क्या गैस भी इस जगह पे रहेगी, नहीं। गैस के अंदर प्रॉपर्टी है कि वो यहाँ से फैल के पूरी की पूरी बोतल में फैल जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके वो मॉलिक्यूल जो है ना वो इधर उधर फटाफट से डोल के चले जाएंगे, यानी कि वो पास पास नहीं रहेंगे। अब वो गैस की वॉल्यूम यूं हो जाएगी, एक मॉलिक्यूल यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे करके वो पूरी बोतल को कवर कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ नीचे ही रहेंगे, ऊपर नहीं रहेंगे, जबकि लिक्विड के केस में या सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता है। एयर का एग्जांपल सबसे बेस्ट है गैस के लिए।
जो आप ब्रीद इन कर रहे हैं एयर। फिर इसमें प्रॉपर्टीज देखिए कि क्या क्या होती हैं। सॉलिड लिक्विड गैस की मैंने कंपेयर कर दी है सारी की सारी प्रॉपर्टीज को। आप देखिए कि अगर मैं मास की बात करता हूं तो किसी भी चीज का मास, मैं पहले भी बताया था कि मास कभी भी चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है? वेट चेंज होता है। मास चाहे आप मून पे चले जाओ, चाहे आप मंगल ग्रह पे चले जाओ, जिस ग्रह पे मर्जी चले जाओ, वहां पे भी मास डेफिनेट ही रहेगा, यानी मास सबका डेफिनेट रहेगा, मास कभी भी चेंज नहीं होगा। शेप जो है सॉलिड के अंदर तो डेफिनेट रहेगी, सॉलिड जैसा है वो ठोस वैसा ही रहेगा। इसकी शेप बिगाड़नी है तो बहुत ज्यादा फोर्सेस लगाने के बाद ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। लेकिन वहीं पे आप देखिए लिक्विड को, लिक्विड तो भैया जिस कंटेनर में जाता है उसी की शेप बना लेते हैं। कटोरी में कटोरी की, ग्लास में ग्लास की, ऐसे करके समझ लीजिए। फिर गैस जो है, गैस भी कहीं भी जाएगी तो वो उसकी कोई शेप ही नहीं है, वो उसी कंटेनर की, वो पूरी बोतल की जैसी शेप बना लेगी। अगर बोतल में जा रही है वो, अगर किसी पूरे रूम में है तो पूरे रूम में स्प्रेड कर जाएगी, तो उसकी भी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं हो सकती है। वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड है तो सॉलिड की डेफिनेट वॉल्यूम रहेगी, जहां जैसा वो है वैसा ही रहेगा। लिक्विड में भी जितना लिक्विड है उतना ही रहेगा, चाहे इधर डाल दो चाहे उधर डाल दो, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी ना। लेकिन वहीं पे गैस जो है, गैस भाई मैंने क्या बताया आपको कि गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, लूजली पैक होते हैं। वो एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो वो पूरी बोतल को ही कवर कर लेंगे। अगर पूरी बोतल को कवर कर लेंगे तो गैस तो थोड़ी सी थी मैंने बताया, लेकिन वो फैल जाएगी पूरे में, वो इजिली फैल जाती है, उसके मॉलिक्यूल इतने दूर दूर होते हैं। तो इसलिए वो क्या है, उसकी वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होती है। जी हाँ, और ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर ऐसे ही मैं कंप्रेसिबिलिटी की बात करता हूं कि यानी कि जिसको कि यूं कंप्रेस करके छोटे एरिया में लेके, छोटी वॉल्यूम में लेके आ जा सके, यानी दूर दूर फैला हुआ है तो जिसको इजीली यूं करके कंप्रेस किया जा सके। अब वो देखिए कि वो गैस में इजीली हो जाएगा, हाई कंप्रेसिबिलिटी रहती है, और लिक्विड में थोड़ी बहुत कम रहेगी। और जो ये सॉलिड है, सॉलिड को तो भाई कैसे कंप्रेस करोगे? अब इसको कैसे करोगे? यूं भी दम लगाओगे तो कंप्रेस तो होने से रहा, ये उल्टा इसकी शेप डिफॉर्म और हो जाएगी। फिर फ्लूइडिटी की बात करते हैं। फ्लूइडिटी क्या है कि कोई जो चीज है वो बह कैसे रही है, जैसे एक नदी बह रही होती है ना, ऐसी फ्लूइडिटी है। नदी के बहने को आप फ्लूइडिटी समझ लीजिए। तो यहाँ पे सॉलिड बह सकता है, नहीं बह सकता, तो ये नॉट पॉसिबल, इसमें कोई फ्लूइडिटी नहीं है। लिक्विड में कैन फ्लो, क्योंकि नदी बह रही है जैसे, तो ठीक है। और ऐसी गैस में क्या गैस फ्लो कर सकती है? तो गैस भी तो हवा के बहाव में चलती रहती है, तो ये भी फ्लो कर सकती है। फिर आगे है रिजिडिटी, कि कौन कितना ज्यादा रिजिड है, जिसको कि चेंज करना मुश्किल है। तो आप देखिए कि हाईली रिजिड क्या है, सॉलिड है। सॉलिड को जैसा ये इसकी शेप है वैसी है, अगर इसकी शेप को डिफॉर्म करना है तो बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तब इसकी जो है डिफॉर्म होगी। लेकिन वहीं पे आप लिक्विड को देखिए, लिक्विड को तो आप यूं करके यूं कर दो तो लिक्विड तो ये लो यूं कर दिया मैंने, है ना, तो कैसी भी शेप कर सकते हो लिक्विड की, तो ये लेस रिजिड है। ऐसी गैस जो है वो तो बिल्कुल ही रिजिड नहीं होती, गैस को तो यूं 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 कुछ भी कर लीजिए तो गैस के अंदर तो रिजिडिटी खत्म हो जाती है। फिर डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ट्रैवल करना है। जैसे मैंने बायो में भी बताया था कि आपका दोस्त है, उसने फाट मार दिया, है ना, यूं मार दिया पीछे से, मुंह से नहीं, तो फिर क्या है कि वहां से बदबू फैलेगी। आप थोड़ी सी घर के बाहर भी खड़े हैं तो हो सकता है वहां तक आपको बदबू आ जाए। या फिर आपने एक अगरबत्ती जलाई तो उसकी जो धुआं है, उसकी सुगंध है और धुआं है, वो हो सकता है कि दूसरे कमरे तक चली जाए। कैसे जाती है? डिफ्यूजन से जाती है। हाई कंसंट्रेशन कहाँ पे? अगरबत्ती पे है। और लो कंसंट्रेशन कहाँ पे? आपकी नाक के पास है, आप दूर खड़े हैं तो वहां तक आ जाएगी। ऐसी किसी ने पू मारा तो हाई कंसंट्रेशन कहाँ है, समझ गए ना, और वहां से आपकी नाक तक आ जाएगी। तो ये हो गया डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जो है सबसे कम रहेगी सॉलिड में। सॉलिड में कैसे? वो सॉलिड के मॉलिक्यूल दूर कैसे जाएंगे? एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत मुश्किल है उनको, वो नहीं जा सकते। ऐसी लिक्विड है, लिक्विड वाले जा सकते हैं तो यहाँ पे फास्ट रहेगी। लेकिन वहीं पे गैस की सबसे फास्ट होती है, जैसे कि मैंने वही अगरबत्ती का एग्जांपल दिया, गैस तुरंत कहीं भी ट्रैवल कर सकती है एज कंपेयर टू लिक्विड। लिक्विड स्लो चलेगा, गैस जल्दी जाएगी। इसको कुछ ऐसे भी समझ सकते, एक बंदा जो जमीन पे चल रहा है वो तेजी से चल सकता है, या उड़ के जो जा रहा है वो तेजी से, तो उड़ने वाला तेजी से जा सकता है यानी गैस, और जमीन पे चलने वाला ये हो गया लिक्विड। एक तरह से ऐसे समझ लो। स्पेसिस बिटवीन पार्टिकल्स, तो पार्टिकल के बीच में कितने कितने स्पेस रहते हैं। जैसे आप देखिए ना, गैस में बहुत ज्यादा रहेगा, यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है स्पेस, यहाँ पे बिल्कुल ही कम हो जाता है। पार्टिकल यहाँ पे जो है आपस में बिल्कुल जुड़े होते हैं, तो यहाँ पे क्लोजली पैक होते हैं, यहाँ पे लेस क्लोजली पैक, और यहाँ पे तो सबसे कम क्लोजली पैक होते हैं, यहाँ तो बिल्कुल दूर दूर होते हैं। फिर इंटर पार्टिकल फोर्सेस की बात करते हैं, तो यानी कि आपस में ये दो पार्टिकल हैं, जैसे इसके या इसके, मान लीजिए ऐसे समझने में कि इसके और इसके बीच में जो फोर्स है
वो सबसे ज्यादा कहाँ होगी, आप खुद समझदार हैं, यहाँ पे सबसे पास है ये, यानी यहाँ पे फोर्स सबसे ज्यादा है, यहाँ पे उससे कम है और यहाँ बिल्कुल ही कम है। तो आप देखिए कि अल्टीमेटली यहाँ पे जो है ये नेग्लिजिबल या सबसे कम रहेगी इंटर पार्टिकल फोर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे डेफिनेट रहती है, यहाँ स्लाइटली वीकर, और वहाँ पे तो नेग्लिजिबल हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पे। जो सॉलिड मटेरियल है उसके अंदर कैसी प्रॉपर्टी रहती है। आप देखिए कि इलास्टिसिटी जो है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। जैसे कि मैं आपको अभी एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। ये देखो, ये क्या है, एक रबर है, ठीक है, ये लड़कियां अपनी गुत्त में लगाती हैं पीछे, तो आप मत लगाना। एनीवेज, अब देखिए कि इसको अगर मैं यूं खींच लूं तो ये क्या हुआ, इलास्टिसिटी हुई इसकी, यानी आपने फोर्स लगाई और ये क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। लेकिन जैसे ही आप इस फोर्स को छोड़ रहे हैं तो ये वापस से अपनी पोजीशन में आ गया। जो वही यहां पे समझा रखा है, ये जो प्रॉपर्टी है सॉलिड की कि एक बार फोर्स लगे तो वो अपना आकार बदल गया, डिफॉर्म हो गया, और जैसे ही वो फोर्स छूटती है तो वापस अपनी पोजीशन में आ गया। इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। फिर प्लास्टिसिटी क्या होता है, आपने पॉलीथीन देखा है। अब देखो कि ये तो रबड़ है, इसको तो मैंने यूं किया और ये वापस अपनी जगह पे आ गई, लेकिन पॉलीथीन को देखिए, पॉलीथीन को जैसे ही आप यूं करेंगे ना वो वापस से अपनी जगह पे नहीं आएगा, वो जितना आपने उसको फैला दिया वो वैसा का वैसा ही हो जाएगा। तो ये क्या होगा, प्लास्टिसिटी होगी, कि जो अपनी रिगेन नहीं कर पा रहा शेप। यानी कि इसी के अंदर क्या होगा, जब एक स्टेज शुरू में क्या रहती है, ये होगी इलास्टिक स्टेज, फिर और ज्यादा खींचोगे तो क्या हो जाएगा, वो उसकी ना जो ये, अगर आप ध्यान से देख पाए यहाँ पे, कोई भी बंदा अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देख पाएगा ना इस रबर को, तो इसमें क्या है कि इसके अंदर थोड़ा सा ये आ गया, छोटे से छेद छेद से हो गए हैं, क्योंकि आपने क्या किया, उसको बहुत तेजी से यूं खींच दिया, तो वो जो छेद छेद हो गए, इसका मतलब ये टूटने की कगार पे आने लग गई है, यानी कि प्लास्टिसिटी की रेंज में आ गई है। जैसे आपने ये किया इलास्टिक, और ज्यादा किया तो ये अब थोड़ा सा यहां से टूटने की कगार पे आ गई, तो ये प्लास्टिसिटी की रेंज में आ गई है, यानी कि अब इसका जो है खिंचाव से लेंथ जो है बढ़नी शुरू हो गई है एक तरह से, ताकि फिर बाद में क्या होगा, टूट जाएगा और फिर खत्म। ऐसे ही आप देखिए कि ये होगी प्लास्टिसिटी। अब स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। जैसे आप देखिए कि इसमें आपने फोर्स लगाया तो ये क्या हुआ, इसने क्या चीज की, इसने अपनी लेंथ को चेंज किया। लेंथ को अगर आपको ये देखिए, अभी ये लेंथ है इसकी, जैसे ही मैंने ये किया, ये क्या हुआ, ये जो मैंने लगाया इसके ऊपर ऐसे, ये तो हुआ स्ट्रेस, समझना। ये जो फोर्स लगा रहा हूं ना मैं, अभी ये ऐसे है, तो ये जो मैंने फोर्स यूं लगाई, ये क्या हुआ, स्ट्रेस। लेकिन जो इसने अपनी लेंथ को चेंज किया, अभी लेंथ इतनी थी, अब लेंथ इतनी होगी, तो ये जो इस स्ट्रेस की वजह से लेंथ चेंज हो रही है, या कोई एरिया चेंज हो रहा है, या वॉल्यूम चेंज हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। और स्ट्रेन क्योंकि रेशो है, ये बताता क्या है कि भैया पहले लेंथ इतनी थी, अब लेंथ इतनी होगी, इन दोनों की रेशो हो गई, यानी कि चेंज इन लेंथ कितना बदलाव है अपॉन में लेंथ। तो इस वजह से स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है, ये यूनिटलेस होता है दोस्त। समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर। स्ट्रेस का बता रहा हूं मैं अब आपको। स्ट्रेस क्या है, मैंने अभी आपको समझाया कि इसको बड़ा करने के लिए हमने ये किया, ये क्या हो गया, ये फोर्स लगाई जो, ये क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया। यानी कि अल्टीमेटली कोई भी चीज है जिसके ऊपर आप स्ट्रेस लगा रहे हैं, मान लो इस बोतल को मेरे को यूं करना है, यूं, या फिर यूं पिचकाना है, तो ये पिचकाना है ना, तो इस पूरे एरिया पे जो आप ये हाथ से यूं फोर्स लगा रहे हो ना इसको पिचकाने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। यानी ये क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये आपने क्या लगाई, फोर्स यूं लगाई, और किस एरिया पे लगाई, इतने एरिया पे लगाई, तो ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया, ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया है, इसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है दोस्त। अब ये भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो आप किसी चीज को यूं पिचका रहे हैं या फिर उसको यूं लंबा कर रहे हैं। ये क्या हो गया, दोनों नॉर्मल स्ट्रेसेस हो गए, है ना। एक हो गया लॉन्गिट्यूडनल, एक हो गया कंप्रेशन। अगर आप यूं दबा रहे हैं तो कंप्रेशन, और यूं कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन दूसरा क्या है, टेंजेंशियल। अब ये भी तो हो सकता है ना कि कोई बंदा, मान लीजिए कि ये जो है, अगर इसके ऊपर से ऐसे स्ट्रेस लगाए, यूं करके स्ट्रेस लाए इसके ऊपर, यूं करके, जैसे कि हम देखते हैं मैथ्स के अंदर भी, ये तो जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर को ऊपर से यूं कोई स्ट्रेस लगाए और इधर से लगाए, तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह का पैरेललोग्राम बन जाएगा, रोम्बस भी बन सकता है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से जब आप ऐसे करेंगे, टेंजेंट पे लगाएंगे, सारे का सारा टेंजेंट पे, यानी कि ऊपर के सरफेस पे यूं करके स्ट्रेस लगाएंगे, तो वो क्या हो जाता है, आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस।
द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच अ बॉडी रिटेन्स इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। इसका मतलब है कि ये देखिए, ये रबर है। अब रबर जो है ये एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपने यूं खींचा, अब इसके आगे ये ना इलास्टिसिटी इसकी खत्म हो जाएगी, अब इससे बड़ी नहीं हो पाएगी। अगर और ज्यादा कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, इसके जो पार्टिकल हैं जिस चीज के बने हो थोड़ा और दूर आने शुरू होंगे तो वो प्लास्टिक रेंज में आ जाएंगे, और ज्यादा खींचोगे तो टूट ही जाएगी। इसको आप इस ग्राफ से भी समझ सकते हो। शुरू में तो देखिए कि जैसे जैसे आप देखेंगे फोर्स लगाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा, ये हो जाएगी पूरी की पूरी इलास्टिक रेंज। ये कौन सी हो गई, ये यहां तक आप देख रहे हैं, ये होगी इलास्टिक रेंज। उसके बाद कौन सी आती है, प्लास्टिक रेंज आती है। यहां पे क्या है, पार्टिकल इस जगह पे अगर आप खींच रहे हैं पार्टिकल को तो वो वापस से अपनी शेप में आ जाएगा। जैसे कि ये है, इसको यूं खींचा अभी तक तो ये वापस अपनी शेप में आ गई, लेकिन अगर मैं बहुत ही ज्यादा खींच दूंगा तो ये अपनी शेप में वापस नहीं आएगी। वो होती है प्लास्टिक रेंज, क्योंकि प्लास्टिक में जाने के बाद वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं कर सकती। अब प्लास्टिक के बाद जब आपने बेइंतहा उसके ऊपर फोर्स लगा दी, इतनी फोर्स लगा खींच दिया पूरा, इतना जोर के खींच दिया, तो वो क्या है, एंड में ये टूट ही जाएगी रबड़। तो वो जिस पॉइंट पे जाके टूटेगी, जिस फोर्स पे जाके, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे वही मैंने बताया कि ये चीज क्या होती है। अब देखिए टॉर्क है, जैसे अब मान लो कि कोई सिलेंडर पड़ा है। सिलेंडर क्या होता है, कुछ इस तरह की शेप है। एक तो मान लीजिए सिलेंडर है जो खाली है, खाली मतलब कि होलो है, होलो मतलब ऐसा है सिलेंडर, ठीक है, ऐसी पाइप है। और एक है जो वो सॉलिड है, ये पूरा ऐसे है सॉलिड। तो इसमें क्या होता है, जो टॉर्क है ना, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए गिवन ट्विस्ट, इसको ट्विस्ट करने के लिए जो टॉर्क है वो ज्यादा कहाँ लगती है, होलो में जो है ज्यादा लगती है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो इसीलिए जो होलो है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरह से इसको हम स्ट्रॉन्गर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको ट्विस्ट करने के लिए शेप जो है ज्यादा लग रही है। इसीलिए आप देखिए कि जो होलो शाफ्ट है वो स्ट्रॉन्गर है, और उसी का क्या बनाया जाता है, शाफ्ट्स बनाए जाते हैं। ये इंडस्ट्रियल यूसेज भी है इसका। ऐसे ही आप देखिए जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग्स आर मेड अप ऑफ स्टील नॉट ऑफ कॉपर, क्योंकि कॉपर के अंदर अगर आप बनाएंगे तो फिर उसका क्या है, इलास्टिक रेंज जो कॉपर की है और स्टील की है उनमें जमीन आसमान का फर्क है। स्टील की बहुत ज्यादा है, लेकिन वहीं पे कॉपर की जो है, कॉपर देखिए पता लगा कि कॉपर का बना दिया और वो स्प्रिंग ऐसा हुआ और वो ऐसे का ऐसे ही रह गया, तो फिर तो गड़बड़ है ना। जबकि आप स्टील का बनाएंगे तो इसको अगर हमें मापना होता है ना, मैं आपको कायदे से बताऊं तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से मापते हैं कि जो स्टील का है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर। इसीलिए हम स्टील का बनाते हैं ताकि वो वापस से अपनी शेप को रिगेन भी कर पाए। यानी कि स्प्रिंग अगर ऐसे हुए तो वापस से अपनी शेप में जा पाए, और पिच के हैं तो वापस से अपनी शेप में आ पाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो तो फिर भैया आपने सोफा लिया, सोफा के अंदर स्प्रिंग है तो यूं आप सोफे पे बैठे और सोफे नीचे ही पिचक गया, उसके बाद वो ऊपर ही नहीं उठे स्प्रिंग, तो फिर उसका क्या फायदा। गाड़ी में शॉकर लगाए आपने, कॉपर वाले शॉकर लगा दिए, कॉपर वाले लगाए तो यूं गाड़ी नीचे एक बारी बंप की कहीं पे और उसके बाद वो सीट ऊपर ही नहीं आई, आप समझिए, है ना, नीचे के नीचे ही पसर गए आप, तो वो तो गड़बड़ है ना। तो ये चीज रहती है। यंग्स मॉड्यूलस को अगर मेरे को डिफाइन करना हो तो कैसे करता हूं मैं, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन जो होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम, यंग्स मॉड्यूलस। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इलास्टिक लिमिट की बात करता हूं। इट इज द लिमिट ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अप टू विच अ वायर रिमेन्स इलास्टिक। मैंने अभी आपको समझाया कि जब तक आप ऐसे खींच रहे हैं, जब तक कि ये एक ऐसा पॉइंट है कि वापस भी आ सकती है अपनी शेप में, उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। उस पॉइंट तक ये है वो पॉइंट, लेकिन इसके बाद वो अपनी शेप पे वापस नहीं आएगी, तो ये हो गई प्लास्टिक रेंज, यानी कि प्लास्टिक बिहेवियर इसका। अब यहां पे आके क्या हो जाएगा, टूट जाएगी, तो वो हो गया फ्रैक्चर पॉइंट। अब देखिए डक्टाइल क्या होता है। ये क्या होता है कि अगर लार्ज डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस होती है बिटवीन द इलास्टिक लिमिट एंड द फ्रैक्चर पॉइंट, द मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल। आप समझना जरा, जैसे ये वायर्स हैं कॉपर वगैरह की, वायर को अगर मैं यूं खींचता हूं, वायर है कॉपर की, समझना ये रबड़ नहीं है, नहीं तो मैं चाहता तो रबड़ से भी दे सकता, रबड़ को तो यूं किया तो ये वापस अपनी शेप में आ रही है। लेकिन जब आप तार को, कोई भी तांबे की तार को, जैसे मान लीजिए आपने यूं कर दिया, हाथ टूट जाएंगे आपके, खून आने लग जाएंगे, हाथ से मत करना, किसी दो चीजों पे बांध के और यूं खींचना आपस में। तो जो तांबे की तार है ना, आप देखेंगे यूं लंबी होती जा रही है और एट द एंड वो टूट भी जाएगी, लेकिन टूटने से पहले देखिए वो लंबी होती जा रही है और पतली होती जा रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि आप फोर्स के साथ उसको खींच रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो क्या है, डक्टाइल है, और वापस से वो अपनी शेप दोबारा, आप चाहें कि वो तार जैसी पहले थी वो इतनी लंबी,
मतलब इतनी लंबी थी, आपने खींच के इतनी लंबी कर दी, अब चाहते हैं कि वापस से इतनी लंबी, तो वो नहीं होगी। क्यों? उसका कारण है उसकी डक्टिलिटी, क्योंकि वो डक्टाइल का मतलब है, उसी को डक्टाइल बोलेंगे कि जो टूटने से पहले बहुत ज़्यादा इलोंगेट हो जाए, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है ना, डिफॉर्म हो गई अपनी शेप से, उसको क्या बोलते हैं? डक्टाइल बोलते हैं। ये यहाँ पे आप समझ भी सकते हैं, यहाँ पे वही है कि जब तक ये ब्रेक नहीं होती है तब तक इसकी प्रॉपर्टी जो है लंबी होने की तार की, उसको क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी, डक्टाइल इन नेचर है। अब देखिए ब्रिटल क्या होता है। ब्रिटल में क्या है कि आपने उसको जैसे ही यूं किया तो वो तुरंत टूट जाएगा। ब्रिटल इतना टाइम लेगा। जैसे कांच है, कांच को देखिए ना आप कि कहीं भी हल्का सा भी टच हो गया तो टक करके टूट जाएगा। क्या कांच इस बात का वेट करेगा कि आपने यूं किया कांच की ग्लास को, मान लीजिए आप यूं खींच रहे हैं कांच के ग्लास को, अब ये देखिए इस हैंडल को इधर से और इसको इधर से यूं खींच रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कांच का ग्लास पहले तो यूं लंबा हो जाएगा, है ना? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा। कांच का ग्लास टक करके तुरंत से टूट जाएगा। तो ये क्या होगी? ब्रिटलनेस होगी। जो यूं ही करके फटक से टूट जाए वो हो गया ब्रिटल बिहेवियर। इफ द वायर ब्रेक्स सून आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज क्रॉस्ड इट इज कॉल्ड ब्रिटल इन नेचर। आप देखिए यहाँ पे कि जैसे ही इलास्टिक लिमिट पे पहुंची, आगे प्लास्टिक लिमिट की रेंज बहुत छोटी है, तो ये है ब्रिटल। जबकि आपने पीछे जो देखते हैं हम डक्टाइल में, जैसे ही यहाँ पे पहुंचती है इलास्टिक लिमिट पे, उसके बाद देखिए कितनी सारी प्लास्टिक रेंज है। इसका मतलब कि ये डिफॉर्मेशन हो सकती है, बहुत लंबी जा सकती है प्लास्टिक में। जबकि यहाँ पे देखिए कि ब्रिटल के अंदर बहुत कम है प्लास्टिक रेंज, यानी कि ये टक करके टूट ही जाएगी। अब आगे देखते हैं हम इलास्टिक फटीग। देखिए एग्जाम्पल वगैरह जो मैंने पीछे दे रखे हैं, ये सब एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, ग्लास का, ये आपके फिटिंग का, कास्ट आयरन की फिटिंग्स का। तो अब देखिए इलास्टिक फटीग क्या होता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलास्टिक बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स बिहेवियर बिकम्स लेस इलास्टिक अंडर द एक्शन ऑफ रिपीटेड अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स। होता क्या है एक्चुअली में, जैसे आपको मैं बताता हूँ, पुल जो बनते हैं, पुल जो बन रहे हैं ना, आपको क्या लगता है कि पुल जो आपके घर के आसपास कोई फ्लाईओवर है वो यूं ही होता है? ऐसे नहीं होता है। उसके अंदर भी क्या है, एक इलास्टिक बिहेवियर होता है कि बहुत सारी ट्रैफिक आ गई तो वो हल्का सा नीचे को बेंड हो जाता है। आपको नहीं पता ये होता है? जी हाँ, क्योंकि वो इसी हिसाब से डिजाइन होता है। अगर बहुत ज़्यादा रिजिड बना देंगे तो ब्रिटलनेस आ जाएगी, टूट जाएगा, तो हल्का सा डाउन होगा। लेकिन अब क्या होगा कि मान लो कि 10 साल से ट्रैफिक आए जा रही है उसके ऊपर, पुल के ऊपर आए जा रही है, तो बार बार वो नीचे होता है, फिर ट्रैफिक चली जाती है तो यूं ऊपर हो जाता है। हल्का सा होता है, ये ऐसे दिखेगा नहीं आपको, तो ये बार बार हल्का सा यूं होता है ऊपर, यूं होता है ऊपर, यानी ऐसा हो रहा है बार बार। ये नीचे आ गया फिर वापस ऊपर, नीचे आ गया फिर ऊपर, क्योंकि ट्रैफिक तो चलती जा रही है। तो 10 साल तक इसके अंदर ये हुआ, लेकिन एक पॉइंट 10 साल के बाद ऐसा आएगा ना कि जब अब बहुत सारी ट्रैफिक आई तो ये जैसे ही नीचे होगा ना तो ये टक करके टूट ही जाएगा। इसीलिए क्या होता है, बहुत लंबे समय से जो पुल इस्तेमाल हो रहा है उसको क्या कर देते हैं, अनसेफ डिक्लेयर कर देते हैं। और इसी चीज को क्या बोलते हैं, इलास्टिक फटीग बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जब जिसके बाद क्या है कि ये अपनी जो इलास्टिसिटी है बार बार वापस से ऊपर नीचे हो रहा है, तो एक पॉइंट में क्या है वो लूज कर जाएगा इलास्टिसिटी और टूट ही जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक फटीग बोलते हैं, जिसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली रिपीटेड अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स उसके ऊपर लग रही है जो उसकी शेप को बार बार चेंज कर रही है। ऐसी देखिए कि जो लो साइकिल फटीग है, लो साइकिल फटीग में अगर एग्जांपल देने हो मुझे तो मैं बोलूंगा जो स्ट्रक्चर अर्थक्वेक से टूट सकते हैं इजीली, जहां स्टॉर्म से टूट सकते हैं, वो क्या गए, लो साइकिल फटीग हो गए, यानी कि जल्दी टूट सकते हैं। अगर किसी के अंदर लो साइकिल फटीग है, यानी कि आप देखिए ना, इसका मतलब है कि ये नीचे आया फिर ऊपर, नीचे आया ऊपर। अगर ये 10 साल तक है तो इसका मतलब हाई साइकिल है, यानी साइकिल्स ये जो ऊपर नीचे की साइकिल है 10 साल तक की साइकिल है, तो वो क्या होगी, हाई साइकिल फटीग होगी। यानी कि बहुत सारा साइकिल्स के चक्कर लगने के बाद, ये सब होने के बाद तभी ये टूटेगा, तो हाई साइकिल फटीग उसको बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या, ब्रिजेस का जैसे हो गया, विंड पावर प्लांट्स हो गए, एयरपोर्ट पेमेंट हो गए, तो यहाँ पे हाई साइकिल फटीग है। और फिर सबसे हाई कहाँ पे रहता है, मास रैपिड ट्रांजिट स्ट्रक्चर हो गए या सी स्ट्रक्चर्स जो बनाए जाते हैं, वहाँ पे बहुत जरूरी है हाई फटीग वाले बनाना, क्योंकि वहाँ पे देखिए ना सी के आसपास तो इतनी आंधी तूफान टोर्नेडो पता नहीं क्या क्या आते रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत जरूरी है। जबकि आप देखिए कि जो अर्थक्वेक वगैरह वाले वहाँ पे लो साइकिल फटीग है तो वो जल्दी टूट जाएंगे, ऐसा सिस्टम रहता है। फिर मेलेबल की बात करते हैं, तो मेलेबल क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है, सॉलिड को हैमर मार मार के, हथौड़ा मार मार के क्या किया जाता है, दूसरी शेप में बेंड किया जाता है। जैसे आपने सुनार देखे होंगे, तो सुनार क्या करते हैं, हथौड़ा मार मार के जो गोल्ड है, सिल्वर है, उसके ऑर्नामेंट बनाते हैं। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं। अगर इफ मेलेबल, अगर कोई मटेरियल मेलेबल है तो इट कैन बी फ्लैटेंड इनटू अ थिन शीट बाय हैमरिंग और रोलिंग। ये जो है ना, इसमें क्या है, थिन शीट्स में इसको हथौड़े मार मार के चद्दरों में, शीट्स में बनाया जा सकता है। जबकि आप देखिए डक्टाइल में क्या था, उसको मार मार के
तारों में बनाया जा सकता है। जो तारें होगी वो होगी एक तरह से डक्टाइल, और जिसको हम शीट्स बना सकते हैं बड़ी बड़ी, वो क्या हो गया आपका मेलेबल। ठीक है, उसके एग्जांपल यहाँ पे है कि जैसे गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, इनकी क्या है, इनको हम यूं मार मार के इनकी चद्दर सी पूरी बना सकते हैं। कॉपर की तारें भी बना सकते हैं। तो डक्टाइल मैंने वहां समझा दिया कि वो इलोंगेट हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे क्या है कि इसको पतली पतली चद्दरें बनाई और उनसे फिर आगे हम बैंगल्स वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। तो ये क्या हो गई, इसकी मेलेबल नेचर हो गई। फिर आगे बात करते हैं फ्लूइड की, कि फ्लूइड क्या होता है। अभी तक हमने देखा सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, लेकिन फ्लूइड किसको बोलते हैं। कई लोग को लगेगा कि फ्लूइड सिर्फ लिक्विड को बोलते हैं, ऐसा नहीं है, गैस को भी फ्लूइड बोल सकते हैं। इसमें क्या है, ए सब्सटेंस विच बिगिंस टू फ्लो अंडर एन एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड फ्लूइड। अब देखिए कि जैसे ही उसके ऊपर कोई फोर्स लगी वो अपना मूव करना शुरू कर दे। तो लिक्विड को देखिए आप यूं करके गिलास से फेंकते हैं, एक फोर्स से फेंकते हैं तो लिक्विड जाएगा। ऐसे ही आप देखिए यूं फूंक मारी तो गैस क्या है, इधर से उधर जाएगी। अब अगरबत्ती को देखिए, अगरबत्ती जल रही है, आपने मारी फूंक तो वो मॉलिक्यूल्स उधर जाने शुरू कर जाएंगे, उसको इजीली आप देख पाएंगे। एयर को नहीं देख सकते, लेकिन अगरबत्ती के धुएं को तो देख सकते हैं। फूंक मारेंगे तो आगे जाएगा, यानी एक्सटर्नल फोर्स से वो आगे बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो फ्लूइड है। जबकि सॉलिड को आप कितनी भी फूंक मारते रहिए वो ऐसे नहीं जाएगा, या एक्सटर्नल फोर्स लगाइए तो वो खुद से नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा जब जैसे ही आप उसको हटाओगे एक्सटर्नल फोर्स को, जैसे मान लो ये है, इसके ऊपर जब तक मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ चल रहा है, हटाई तो रुक गया। तो ये जो है ये इसकी नेचर में नहीं है सॉलिड की में, जबकि ये लिक्विड और गैस में है, तो इसीलिए ये क्या हो गए, फ्लूइड हो गए। फिर फ्लूइड की डेंसिटी क्या होती है। देखिए डेंसिटी को कभी भी मेजर करना हो तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। ऊपर मास नीचे वॉल्यूम होता है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएंगी, मास क्या होता है केजी, इसको क्या लिख सकते हैं हम केजी, और वॉल्यूम क्या होती है मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब क्या होगी, इसकी यूनिट होगी, वही बताया। और जो डेंसिटी है पानी की वो कितनी होती है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी जो है वो वेरी भी कर सकती है प्रेशर और टेम्परेचर के साथ। तो ये किस टेम्परेचर पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी। और ये मैक्सिमम डेंसिटी है पानी की 4 डिग्री सेल्सियस पे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं पुराने एग्जाम्स में कि भैया वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा किस टेम्परेचर पे होती है, तो आप बोलेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पे। जी हाँ, ये बहुत सारे वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रखा है। या फिर ये भी पूछ लेते हैं कि वो 4 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है। अब देखिए हाइड्रोमीटर के बारे में बताता हूं। ये होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है डेंसिटी को या फिर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड को। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन पे काम करता है। जैसे ये दिख रहे हैं आप कि ये जो है फ्लोट करेगा, ऊपर नीचे फ्लोट करेगा, और इसके बेसिस पे पता लगेगा कि ये कितना डेंस है। बेसिकली हो क्या रहा है, इट मेजर्स द ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स, दैट इज, अब कर क्या रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को एक तरह से मेजर कर रहा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं इसको। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है अभी बताता हूं, ठीक है दोस्त। ये हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसमें क्या होता है, ये किस चीज की रेशो होती है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और डेंसिटी ऑफ वाटर की। ऊपर आ जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि जिसकी आप माप रहे हैं, अपॉन में नीचे क्या आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी पानी के हिसाब से हमने पानी को रेफरेंस मान लिया कि भैया पानी के हिसाब से इस चीज की डेंसिटी कितनी होगी, क्योंकि अदरवाइज तो डेंसिटी का हम पता ही नहीं लग पाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे न्यूटन साहब बोलते हैं कि भैया अगर कोई चीज मूव कर रही है तो मूव किसके हिसाब से कर रही है, एक स्टेशनरी चीज लेनी पड़ेगी ना, उसके हिसाब से देखेंगे। जरूरी नहीं है कि अब पेड़ है तो पेड़ तो आपको मूव करते दिखेंगे। अगर आप कार में जा रहे हैं तो आपको लगेगा पेड़ पीछे को जा रहे हैं, तो आपके हिसाब से तो पेड़ मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर एक इंसान नीचे खड़ा जमीन पे देख रहा है तो पेड़ रुके हुए हैं। वही वाला सीन यहाँ है कि भैया अगर हमें दूसरी किसी भी चीज की, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी मापनी है तो हम कैसे मापेंगे, हम कहेंगे कि पानी के हिसाब से, पानी की डेंसिटी को एक तरह से रेफरेंस मान के कि पानी से ये इतनी ज्यादा है, पानी से ये इतनी कम है, ऐसे हम डेंसिटी को मापते हैं। उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसको कौन मेजर करता है, हाइड्रोमीटर करता है। अब एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आ रखे हैं, हाइड्रोमीटर के ऊपर भी आ रखा है और हाईग्रोमीटर पे भी आ रखा है। हाईग्रोमीटर क्या होता है, देखिए सिर्फ फर्क किसका है, जी और डी का फर्क है। यहां पे डी है या जी है। हाईग्रोमीटर जो होता है ना, ये किसको मेजर करता है, ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। तो ये आपको ध्यान रखना कि पूछा क्या है पेपर में। और इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इवेपोरेटिव कूलिंग होता है। इसमें इवेपोरेटिव कूलिंग है इसका प्रिंसिपल, वाष्पीकरण इसका, और ठंडा करना और वाष्पीकरण करना, ये एक तरह से इसका प्रिंसिपल है। जबकि दूसरा हाइड्रोमीटर है, उसका प्रिंसिपल है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। जो तैरने वाले जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारे इसमें है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन वाले हाइड्रोमीटर में। ठीक है दोस्त, अब मैं फ्लूइड के प्रेशर की बात करता हूं। आप देखिए कि एक वर्ड अगर आपने बचपन में सुना होगा, थ्रस्ट होता है। थ्रस्ट क्या है कि ये जो ऊपर है ना, ऊपर से कितना
प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, यानी कि ये जो ऊपर की लेयर है, अब मान लीजिए कि ये बहुत सारी लेयर है पानी की, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब एक बंदा है यहाँ पे, मान लो कि एक बंदा नीचे है, सपोज कीजिए कि ये कोई एक्वामैन है, नीचे है। अब इसके ऊपर देखिए सिर्फ इतना सा अगर पानी आएगा तब तो क्या है, इसके ऊपर कम प्रेशर है, लेकिन इसके ऊपर और ज्यादा पानी आता जाएगा तो बढ़ता जाएगा। ये कुछ ऐसा ही है कि एक लेडी है, उसने क्या किया, सर पे मटका रखा हुआ, मैं अभी बोतल रख लेता हूँ। अब बोतल में सिर्फ इतना सा पानी है तो सर पे यूं रख के डोल रहे हैं, है ना। तो अगर सर पे यूं रख के डोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हल्का है। लेकिन अब देखिए बोतल में अगर पानी और ज्यादा आ गया तो आपके सर पे रखी जाए तो क्या होगा, भार बढ़ जाएगा, आपके सर पे फोर्स ज्यादा लगने लग जाएगी। अगर बोतल को पूरा भर दिया तो आपके सर पे रखोगे तो यानी कि आपको और ज्यादा कठिनाई होगी, यानी मटका जो लेके जा रहा है पूरा भर के पानी, उसको और ज्यादा कठिनाई होगी, यानी कि ऊपर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है। कहां पे लग रहा है, जब आपके ऊपर जो है पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो इस व्यक्ति के ऊपर अगर पानी का लेवल बढ़ता जाएगा तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। अगर ये बिल्कुल नीचे है तो इसका प्रेशर हाई प्रेशर क्यों बोल रहे हैं, सबसे नीचे हाई प्रेशर। आप कभी भी अगर आप स्कूबा डाइविंग वगैरह में भी करेंगे जाएंगे तो आप देखिएगा कि सबसे नीचे वाले पॉइंट पे अगर कोई व्यक्ति चला जाए तो उसको क्या होगा, वहां कानों में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। वहां पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है सबसे नीचे। जबकि आप एरोप्लेन पे जा रहे हैं अगर ऊपर, तो एरोप्लेन में जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे क्या होगा, प्रेशर कानों से कम होता जाएगा। तो आप कभी भी नोट कीजिएगा, जब भी आप जहाज पे चढ़ेंगे तो आप ऊपर जाएंगे तो आपके कानों से प्रेशर हट जाएगा, और अगर आप बिल्कुल समुद्र के नीचे जाएंगे तो प्रेशर बहुत ज्यादा आएगा कानों के ऊपर। तो ये जो चीज है, आप देखिए इससे होगा क्या, इसको मेजर कैसे कर सकते हैं। आप कोई भी एक ऐसा कंटेनर लीजिए, ये कंटेनर दिख रहा है, इसमें एक छेद ऊपर करो, एक बीच में करो, एक सबसे नीचे करो। आप देखिएगा जब इसमें आप पूरा पहले छेद को बंद करके रखो तीनों को और इसको पूरा पानी से भर दो, फिर तुरंत सब छेदों को एक साथ खोल दो, आप देखेंगे ये छेद सबसे सिर्फ यहीं पे गिर जाएगा, यहाँ से पानी, यहाँ से थोड़ा जो इसका फुवारा है थोड़ी दूर जाएगा, लेकिन जो नीचे वाला है इसका फुवारा सबसे दूर जाएगा। क्यों जा रहा है इसका सबसे दूर, स्ट्रॉन्गेस्ट जेट इसका क्यों है। उल्टा उल्टा मतलब मत निकालने लगी सर ये तो कौन से एग्जांपल दे रहे हैं ना, बहुत सारी इसको देख के कुछ और ही मतलब भी निकाल लेंगे। तो ये जो है ना हाई प्रेशर से जा रहा है ऐसा, तो ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो यहाँ वाले पॉइंट के ऊपर ये पूरा बड़ा इतना सारा प्रेशर लग रहा है, जबकि इसके ऊपर केवल इतना प्रेशर लग रहा है और इसके ऊपर कितना, सिर्फ इतना सा प्रेशर लग रहा है। तो सबसे ज्यादा कहां लगा, इस वाले के ऊपर लगा ना इतना बड़ा प्रेशर, इस वजह से ऊपर से इतना प्रेशर लगेगा तो ये फवारा यूं निकल के तेजी से दूर जाएगा। ये सारे का सारा गेम होता है फ्लूइड के प्रेशर का। इसी को क्या बोलते हैं, ये ऊपर से नीचे जो प्रेशर लग रहा है इसी को थ्रस्ट बोल देते हैं। ठीक है दोस्त, थ्रस्ट बेसिकली क्या है, ये भी क्या है, फ्लूइड प्रेशर ही है। तो प्रेशर है तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ये याद रख लो कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होती है न्यूटन और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होगी, इसकी यूनिट्स हो गई। मैं यूनिट्स भी साथ के साथ ही इसमें बताता जा रहा हूं। फिर आगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना, अभी नॉर्मल जैसे आप हैं, अभी आपके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है इसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। यहीं पर अगर आप ऊपर चले गए स्पेस में तो आप देखेंगे वहां एटमॉस्फेयर ही नहीं है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो आपके ऊपर जो प्रेशर है ना वो कम होता जाएगा। जैसे जैसे हवाई जहाज भी ऊपर जाता है तो आपके ऊपर प्रेशर कम हो रहा है, आपको कानों में पता लगता है उस चीज का। यानी कि आप बिल्कुल अगर ऊपर स्पेस में छोड़ दिया जाए तो आप इधर उधर डोलते रहेंगे, आप एक जगह पे खड़े ही नहीं हो सकते। ये प्रेशर बहुत काम का है हमारे लिए। हम यहाँ जमीन पे हैं क्योंकि हमारे ऊपर इतना ज्यादा एयर का प्रेशर लगा हुआ है कि हम इजीली मूव वगैरह कर पा रहे हैं। अगर ये हटा लिया जाए तो हम यहाँ पे यूं तैरने लग जाएंगे, पता ही नहीं कि कौन कहाँ जा रहा है। ये मकान मुकुन जो बना रहे हो ना ये भी नहीं बनेंगे, सब घर भी डोल रहे हैं, आप भी डोल रहे हो, पानी भी डोल रहा है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि कौन चीज कहाँ जा रही है, ऐसा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर एनीरोइड बैरोमीटर के बारे में बात करते हैं। मैं कुछ कुछ डिवाइसेस के बारे में भी साथ के साथ बताता जा रहा हूँ। ये क्या करती है, ये करती है मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एंड हाइट ऑफ ए प्लेस। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में भी बता सकती है और हाइट के बारे में भी उस जगह के बता सकती है। अदर यूनिट्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर टॉर एंड बार। देखिए प्रेशर की बहुत सारी यूनिट है, पास्कल होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, टॉर हो गई, बार होगी, ये सारी की सारी प्रेशर की ही यूनिट्स हैं। यही चीज हम केमिस्ट्री में भी देखेंगे, वहां भी प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है, यहाँ भी। और आप देखिए कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, ये देखिए हाइट का क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ना आपको जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता जाएगा। आप पहाड़ पे चढ़ेंगे तो आप के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, आप वापस से जमीन पे आएंगे तो प्रेशर वापस से बढ़ जाएगा आपके ऊपर। ऐसे समझिए आप इस चीज को। आप देखिए यहाँ पे अलग अलग लेयर्स होती हैं, इन लेयर्स के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आ रहा है पेपर के अंदर। आप देखिए सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, जिसके अंदर आप देखिए यूजुअली जहाज वगैरह जो उड़ते हैं ना वो इसी ट्रोपोस्फेयर पे उड़ते हैं। ये आपकी धरती है, धरती के ऊपर ये जो बादल से दिख रहे हैं, ये बादल से बारिश यहीं होती है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में। इसके ऊपर बिल्कुल
ऊपर वाली जगह पे क्या है, आप देखिए बादलों के बीच में से या बादलों के ऊपर भी चला जाता है जहाज, तो ये बिल्कुल ऊपर चला जाता है ट्रोपोस्फेयर में। फिर उसके बाद ये जो ओजोन लेयर है यही आपको जो है बचाती है सूर्य की यूवी अल्ट्रावायलेट रेज से, ठीक है। तो यहाँ पे होगी ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ही जस्ट ओजोन लेयर। फिर उसके ऊपर आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर यहाँ पे क्या आ गया, मीजोस्फेयर। यहीं पे जो तारे दिखाई देते हैं आपको ये मीजोस्फेयर में दिखाई देते हैं। फिर मीजोस्फेयर से ऊपर अगर हम जाएंगे तो यहाँ आ गया थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में, और इसके बाद जो है एक्सोस्फेयर, सबसे ऊपर की लेयर होगी आसमान की ये। तो ये जो थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर है, यहीं पे क्या होता है आपका, सैटेलाइट उड़ती है। समझ गए, सैटेलाइट यहीं पे उड़ती हैं, दोनों जगह पे उड़ सकती हैं। अब आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे प्रेशर जो है, इन लेयर्स का इतना ज्यादा प्रेशर लग रहा है, तो ट्रोपोस्फेयर में जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसीलिए ज्यादा होता है। जैसे ही आप स्ट्रेटोस्फेयर पे जाएंगे तो इसके ऊपर प्रेशर 1 2 3 लोगों का लग रहा है तो कम हो गया। ऐसे इधर जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 का प्रेशर लग रहा है तो कम हो गया, और यहाँ जाएंगे तो और कम होगा, और यहाँ जाएंगे एक्सोस्फेयर में तो बिल्कुल ही प्रेशर खत्म ही हो जाएगा और आप इधर उधर डोलते रहेंगे। फिर पास्कल के लॉ के बारे में बात करते हैं। ये देखिए ये क्या बोलते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर एट ए पॉइंट ऑफ कन्फाइंड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड। यानी कि प्रेशर जो है इक्वली और अनडिमिनिश्ड ऑल डायरेक्शन में जाता है जब भी आप किसी फ्लूइड के ऊपर प्रेशर लगाएंगे। अब इसका फायदा क्या होगा, अभी मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये पास्कल का लॉ कभी भी पेपर में आ जाए तो क्या मतलब है इसका, इधर से समझो। आपने कभी भी अगर अब पहले तो ऐसा होता था, अभी भी होता है बहुत जगह पे, आप देखेंगे कि एक ना प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर कार को खड़ा कर दिया जाता है और बंदा इधर से प्रेशर लगाता है और वो कार को पूरे को ऊपर को उठा देता है। जबकि आप देखिए कि कार को अगर यूं ही उठाना हो एक व्यक्ति को तो कभी नहीं उठा सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम बना होता है कि यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे और कार इजीली ऊपर उठ जाएगी। ऐसा क्यों हो पा रहा है आप समझना। ये पास्कल क्या बोलता है कि अगर आपने इधर प्रेशर लगा दिया तो यहां पे जो प्रेशर लगेगा ना वही यहां पे लगेगा, वही यहां लगेगा। यानी हर जगह पे ये बोलता है कि प्रेशर जो है ना वो सेम रहता है लिक्विड के अंदर। लिक्विड में हर जगह पे प्रेशर सेम ही रहेगा, ये पास्कल ने बोल दिया। अब आपको मैंने क्या बता रखा है कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है कि नहीं होता। अब आप समझना जरा ध्यान से, आपने यहां पे जो फोर्स लगाई, आपने यूं करके एक फोर्स लगाई यहां पे इस पिस्टन के ऊपर, आपने यूं करके फोर्स लगाई या यूं इस पे पैर मारा तो क्या हुआ, आपने फोर्स लगाई। यहां पे जो फोर्स लगाई आपने, ठीक है, और यहां पे एरिया देखो सिर्फ इतना सा है, एरिया यहां पे क्या है, कम है, तो यहां पे प्रेशर क्या बना, इस एरिया के ऊपर जितनी फोर्स लगी, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बन गया, यहाँ का प्रेशर बन गया। यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, इस एरिया पे कितनी फोर्स लगाई वही क्या हो गया, प्रेशर। अब प्रेशर जो यहाँ है वही उसने बोला यहाँ भी होना चाहिए, तो यानी कि जो P यहाँ पे है वही P यहाँ होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, समझना इस जरा, प्रेशर P2 क्या होगा, फोर्स 2 अपॉन A2। A2 क्या है, बहुत बड़ा है। आप देखो अगर ये A1 है तो यहाँ पे अगर ये 10 गुना बड़ा है तो यहाँ पे A2 क्या हो गया, 10 गुना बड़ा हो गया, 10 गुना ऑफ A1 हो गया। आप मेरे को बताओ, जबकि प्रेशर तो सेम रखना है, प्रेशर को अगर सेम रखना है तो नीचे वाला डिनोमिनेटर आपने बढ़ा दिया तो न्यूमरेटर को भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो सेम रहेगा ना। ये कुछ वैसा ही है, आप समझिए। इधर अगर कोई चीज 1/2 है तो इधर आपको देखिए, इधर उसने बोला कि यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया। अगर नीचे 4 हो गया, प्रेशर देखिए यहाँ पे 1/2 का है, यहाँ पे सेम करना है क्योंकि 1/2 यहाँ है तो यहाँ भी 1/2 ही रहना चाहिए। तो आपको अगर नीचे 4 है तो ऊपर 2 करना ही पड़ेगा, तभी तो ये 1/2 वापस से होगा। देखो आप 1/2 हो गया ना, तो यानी कि ऊपर आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। वही चीज मैं बता रहा हूं, नीचे एरिया अगर आपका बड़ा हुआ है तो आपको प्रेशर, फोर्स जो है, फोर्स को बढ़ना ही पड़ेगा। ये फोर्स है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स अगर बढ़ेगी तो यहाँ पे अगर आप एक न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे 10 न्यूटन की फोर्स से ये गाड़ी ऊपर उठ रही है। क्यों, उसका कारण मैंने बता दिया कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो प्रेशर यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा। अगर एरिया बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे एरिया बढ़ गया तो यहाँ पे फोर्स को भी अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो जो आपने यहाँ 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, यहाँ पे वो 10 न्यूटन की फोर्स बन जाएगी सिर्फ इस एरिया के बढ़ने से। यही सारे का सारे इसका कंसेप्ट है। यानी कि आपको कम फोर्स लगानी पड़ी इस गाड़ी को उठाने के लिए, इसीलिए आपने इजीली उठा दिया इस गाड़ी को। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। मुश्किल था थोड़ा सा समझाना, बट मैंने बता दिया। इसी को बोलते हैं पास्कल का लॉ, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर। ये रट लो दिमाग में, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी का यूज होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट में, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में। ये जितनी भी है ये इंडस्ट्रियल यूजेज है। इंडस्ट्रीज में इतनी हैवी चीज़ें होती हैं कि भैया उनको ऐसे नहीं उठाया जा सकता हाथ से, तो उनको हाइड्रोलिक मशीन से ही उठाते हैं।
आगे हम बात करते हैं बॉयंसी की। बॉयंसी क्या होता है? व्हेन ए बॉडी इज पार्शियली और होली इमर्स्ड इन ए लिक्विड एंड अपवर्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट विच इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स और अपथ्रस्ट एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड बॉयंसी। यानी कि आपने जब भी किसी भी बॉल को, देखिए आपने यहाँ ये लिक्विड है, इसके अंदर डाल दिया यूं बॉल को, तो अगर बॉल ऊपर तैर रही है तो ये कैसे तैर रही है? कोई ना कोई चीज तो है जो इसके ऊपर यूं फोर्स लगा रही है। वो जो लिक्विड है ना, इसके ऊपर यूं फोर्स लगा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? हम बॉयंट फोर्स बोलते हैं। यानी कि इसको बॉल को अभी डूबने नहीं दिया। अगर ये बॉल थोड़ी सी हैवी हो जाए तो ये आधी डूब जाएगी, आधी ऊपर रहेगी। ये डूब किस वजह से रही है? अपने वेट की वजह से डूब रही है। अगर हल्की होगी तो ऊपर ही तैरती रहेगी, अगर बहुत थोड़ी सी भारी हो गई तो आधी डूब जाएगी, आधी रहेगी। तो यहाँ पे बॉयंट फोर्स अभी भी ऊपर को ही लगेगी, यानी कि बॉयंट फोर्स इसको डूबने से बचा रही है, ऊपर को लग रही है। अब देखना यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे जैसे ही आप इसके अंदर अगर भारी बॉल डाल देंगे, तो भारी बॉल डालेंगे तो यहाँ पे नेगेटिवली बॉयंट फोर्स हो जाएगी। कारण उसका, क्यों मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ? क्योंकि आप देखिए कि इसका वेट इस तरफ जा रहा है, वेट इस तरफ जा रहा है, और बॉयंट फोर्स यूं लग रही थी लेकिन वो रोक नहीं पाई इसको। अल्टीमेट फोर्स जो है वो नीचे को ही है, तभी तो ये नीचे आ गया ना। तो यहाँ पे नेगेटिवली बॉयंट होगी। ऐसी और हैवी हो जाएगा तो क्या होगा? बॉयंट फोर्स देखिए ऊपर को ही लगती है हमेशा, बॉयंट फोर्स लगती है हमेशा ऊपर को ही, लेकिन नेगेटिवली बॉयंट फोर्स क्यों बोल रहा हूं उसको मैं, कि इसका वेट बहुत ज्यादा हैवी था, फिर और नीचे आने लगी। आपकी फोर्स, बॉयंट फोर्स यूं लग रही थी, वो रोक तो पा नहीं रही है, तो अल्टीमेट जो पूरी की पूरी नेट फोर्स है वो किस तरफ लग रही है? आप देखिए बॉयंट फोर्स ऐसे लग रही है, वेट ज्यादा है, वेट इधर को लग रहा है। तो जब वेट ज्यादा है तो ये तो इतनी है नहीं, और वेट ज्यादा है तो अल्टीमेटली नीचे को ही फोर्स लगेगी, तो उसी को हम बोल रहे हैं नेगेटिवली बॉयंट फोर्स। अब देखिए कि ये अगर तो सीधा सीधा केस है, तब तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसमें एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक होता है सेंटर ऑफ बॉयंसी, ये याद रखना। तब तो ये सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहेंगे। लेकिन अगर ये केस ऐसा हो जाए, जैसे ये टेढ़ी है, अगर ये टेढ़ी है, अगर टेढ़े वाला केस हो जाए, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं मैं इसको ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये देखिए, अगर ये ऐसा केस हो जाए जिसके अंदर ये टेढ़ा है ऐसे, तो आप देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ हो गया, सेंटर ऑफ बॉयंसी यहाँ हो गया, यहाँ पे दोनों बदल जाते हैं फिर। अदरवाइज अगर सीधा सीधा केस है तो आप देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ बॉयंसी सेम जगह पे ही रहते हैं। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये बोलता है कि व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और कंप्लीटली इमर्स्ड, एक सेकेंड, व्हेन ए बॉडी इज पार्शियली or completely immersed in a liquid, it loses some of its weight. This loss in weight is equal to the weight of the liquid displaced by the submerged part of the body. इसका मतलब समझिए अब क्या है। आप देखिए कि एक वेट था जो यहाँ पे आपको 7 किलो दिखा रहा था मीटर में, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको यहाँ पे डालेंगे पानी के अंदर, तो क्या होगा? आपको पता है कि पानी के अंदर कुछ भी डाल रहे हो तो ओवरफ्लो करेगा पानी, तो बाहर को निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। तो ये जितना पानी बाहर निकला ना इसको डालने से, वो क्या है? वो हमने वेट किया। तो यहाँ पे इस पानी का जैसे ही वेट किया, हमने देखा ये तो 2 किलो है, और यहाँ पे जैसे ही आपने इसको डाला तो आप देखेंगे कि इसका वेट जो यहाँ पे दिखाएगा ना, यहाँ पे 5 किलो दिखाने लग गया। ये क्यों 5 किलो दिखाने लग गया? क्योंकि जो लिक्विड है, लिक्विड की बॉयंट फोर्स है तो वो उसको ऊपर को धकेल रही है, और ये 7 किलो है तो ये नीचे को आ रहा है। आप मेरे को बताओ कि जो वेट है, वेट नीचे को लगा 7 किलो और बॉयंट फोर्स ऊपर को कितनी लगी? 2 किलो। तो नेट कितनी बनी? 5 बनी। तो यही 5 इस मीटर में दिखाएगा। समझ आया? यानी कि अब यहां पे 7 नहीं दिखाएगा, पहले 7 दिखा रहा है, देखो अब 5 दिखाएगा। क्यों? क्योंकि बॉयंट फोर्स है, इसको एक तरह से लिक्विड जो है वो ऊपर को उठाने की कोशिश करेगा, जितना उसमें दम है उतना ही उठाएगा ना, जब ज्यादा तो उठा नहीं पाएगा, लेकिन इसमें दम ज्यादा था तो ये नीचे को गिर गया। अब ये इसने यही बताया हमें कि यहाँ पे 5 हुआ, तो जब हमने ये जो बाहर लिक्विड निकला है इसका वेट किया तो ये भी 2 किलो था, और यहाँ पे कम कितना हो गया? 2 किलो हो गया। समझ रहे हो आप? 7 से 5 आ गया तो कम कितना हुआ? 2 हुआ। और यहाँ पे पानी जो बाहर निकला वो कितना निकला? 2 किलो ही निकला। तो इसका मतलब है कि जितना पानी बाहर निकल रहा है ना, उतना ही इसका वेट क्या है? कम हो रहा है। समझ आ गई? यही क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो क्या बोलता है कि अगर आप किसी भी चीज को डुबोते हो पानी में तो उसका वेट क्या है? कम हो जाता है। और कितना कम होता है? जितना कि वो उसके डूबने से पानी बाहर आ रहा है, जो बाहर निकला पानी है उतना ही वेट जो है इस चीज का कम हो जाता है। ऐसे ही आप देखिए आगे सरफेस टेंशन की बात करते हैं। सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की जो कि क्या करती है? ट्राइज टू मिनिमाइज द फ्री सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। समझना इसका मतलब क्या है। आप देखिए कि एक सरफेस है जैसे पानी का, पानी के सरफेस में ऊपर क्या है? यूं 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 मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखिए ये ऊपर की सतह है पानी की। अब ये जो मॉलिक्यूल हैं ये आपस में कोशिश करते हैं कि पास पास आ जाएं, ऊपर की सतह के थोड़ा पास पास आ जाए। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि अपने जो इसके बीच में स्पेस है ना वो कम हो जाए, तो इस वजह से ये पास पास रहते हैं मॉलिक्यूल। इसी को बोलते हैं कि फ्री सरफेस जो है ना
फ्री सरफेस नहीं रहने देते, यानी बीच में खालीपन नहीं रहने देते, ये पास पास रहते हैं मॉलिक्यूल। तो इस वजह से क्या होता है कि ऊपर आप कोई भी चीज रखते हैं तो वो डूबती नहीं है, इजीली ऊपर तैरती रहती है। तो ये जो तैरने की वजह है, इसका कारण है सरफेस के ऊपर जो है ना मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। अब इसका सबसे एक एग्जांपल नॉर्मल है रेन ड्रॉप। जो बारिश की बूंदें वो गोल क्यों होती हैं, उसका भी कारण यही है कि जो सरफेस टेंशन है ना, यहाँ पे सरफेस द मिनिमम सरफेस एरिया ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड इज फॉर स्फेरिकल शेप, यानी कि जो सरफेस जो मिनिमम सरफेस एरिया ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड, यानी कि जो ये स्फीयर बनने का जो इसका टेंडेंसी है ना, बहुत आसान रहती है। यहाँ पे इतना इजी रहता है, इसका मिनिमम सरफेस एरिया रहता है। अगर वो स्फीयर बन जाएगी ना बॉल रेन ड्रॉप, तो उसको इजी है वो बनना, उसका सरफेस एरिया भी कम है, तो इस वजह से वो तुरंत अपने आप को यूं गोल बना लेती है। क्या कभी कोई आपने क्यूब या स्क्वायर वाली देखी? नहीं ना, वो इसीलिए नहीं देखी क्योंकि गोलाई में आना उस रेन ड्रॉप के लिए ईजी रहता है, कम सरफेस एरिया की वजह से। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे देखिए कि जो फोर्स एक्टिंग सरफेस टेंशन है वो क्या होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन, यानी कि कौन से फैक्टर है जो सरफेस टेंशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये लिक्विड की सतह है, आपने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसको गैस के चूल्हे पर रख रखा है, टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब यहाँ ऊपर वाली चीज़ क्या हो जाएगी, वो जो आपस में पैक थी ना बिल्कुल, अब ये थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे और ऊपर से यूं उड़ने शुरू कर देंगे। भाई जब वो उड़ने ही शुरू कर देंगे तो इसके ऊपर जो बॉल पड़ी है, वो सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल हैं वो तो दूर दूर हो गए, तो यानी कि बॉल तो नीचे तुरंत डूब जाएगी। यहाँ पे क्या हो गया, सरफेस की जो टेंशन है, सरफेस के ऊपर जो फोर्स है वो कम हो गई, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने से सरफेस टेंशन कम हो जाती है। अब दूसरा समझिए कि जो अगर हम इंप्योरिटी डालते हैं, देखिए पानी कुछ ऐसा है, ऊपर पानी कुछ के मॉलिक्यूल कुछ ऐसे है, ऐसे समझना आप। ये जो ऊपर की सतह है ना पानी की, सबसे ऊपर की, ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसे होते हैं। अब इसमें इंप्योरिटी डाली हमने, इंप्योरिटी डालते हैं तो अगर तो वो इंप्योरिटी इसमें घुल जाती है तो वो क्या करती है, इसकी सरफेस टेंशन को बढ़ा देती है। घुलने का मतलब क्या होता है, आप देखिए जो चीनी है, चीनी को आप पानी में घोलते हैं तो चीनी थोड़ी देर बाद क्या होता है, पानी के अंदर घुल जाती है। कैसे घुल जाती है, पानी के अंदर क्या होता है, ऐसे स्पेसिस होते हैं, इन स्पेसिस के अंदर चीनी खुद को संभाल लेती है, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देती, इसके अंदर घुल जाती है, उन स्पेसिस के अंदर चली जाती है। तो अब क्या हुआ, अगर तो वो उसके अंदर इंप्योरिटी घुल गई तो वो क्या करेगी, इंप्योरिटी खुद को यहाँ सेटल डाउन कर लेगी। अब आप मेरे को बताओ कि इसके ऊपर कुछ भी रखूंगा मैं तो वो नीचे आसानी से जाएगा या मुश्किल से जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए ना, इसके ऊपर तो और ज्यादा सॉलिडिफाई हो गया, और ज्यादा इस सरफेस को इसने भर दिया है। तो सरफेस को जब भर दिया है तो उसके ऊपर जो अब आप कोई चीज डालेंगे तो वो इजीली नीचे नहीं जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाती है अगर इंप्योरिटी जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन इंप्योरिटी वो होनी चाहिए जो उसके अंदर घुल जाए, मिसिबल हो। अगर वो इंप्योरिटी उसके अंदर मिसिबल नहीं है, यानी जैसे तेल हो गया, वो पानी में मिसिबल नहीं है, तो तेल क्या करेगा, ऊपर एक लेयर सी बना लेगा। अब वो तो तेल की लेयर तो खुद ही इतनी पतली होती है कि वो तो खुद पानी के ऊपर डोल रही होती है, तो वो उसको बढ़ाएगी क्या? वो तो खुद ही कम है भाई उसकी सरफेस टेंशन तो तेल की, तो वो पानी की कहां से बढ़ा देगा? तो वो तो खुद ऊपर तैर रहा है। तो इसका मतलब है कि वो तो उसकी सरफेस टेंशन को नहीं बढ़ा पाएगा, जो उसके अंदर स्पेसिस है उनको वो नहीं भर पाएगा। इस वजह से सरफेस टेंशन वहां पे क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यानी कि इंप्योरिटी जो सोल्यूबल है, अगर वो घुल रही है उसके अंदर इंप्योरिटी, तब तो वो सरफेस टेंशन को बढ़ा देगी। अगर वो घुल नहीं रही है तो सरफेस टेंशन को घटा देगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देखिए कि एप्लीकेशंस क्या है सरफेस टेंशन की। देखिए ये जैसा मैंने आपको बताया था कि सरफेस टेंशन क्या है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है ना उनके ऊपर जो फोर्स लग रही है, आप देखिए ये हो गया सरफेस टेंशन। जबकि बीच में जो है इसको बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हर जगह से फोर्स लगेगी, यहाँ पे ऊपर से थोड़ी लगेगी, ये तो सिर्फ साइडो वाइडो और नीचे से ही लगेगी ना, पानी जो लगाएगा। तो ये बल्क वाला हो गया और ये सरफेस वाला हो गया। अब आप यही यहाँ पे देखिए मैंने रेन ड्रॉप्स का भी एग्जांपल दे दिया। ऐसे ही आप देखिए कि फ्लोटिंग ऑफ ए नीडल, एक सुई जो होती है ना वो पानी के ऊपर तैर सकती है। ये मेरे क्लास में हुआ था, मेरी फिजिक्स की टीचर ने मेरे को चैलेंज दे दिया। मेरे को बोलती कि पूरी क्लास में हुआ है और ये रियल बात मैं बता रहा हूँ। तो टीचर ने क्या बोला, उसने एग्जांपल दिया कि भैया सुई जो है ना वो पानी में तैर नहीं सकती है, और ये रियल में हुआ है। मैं आप हंसेंगे, और मैंने घर पे तैरा रखी थी। मेरे को भी कहाँ से पता लगा, मेरे ही कोई आप समझिए कि 4-5 साल पुराना एक सीनियर था, वो कुछ मेडिकल वगैरह कर रहा था आगे, वो काफ़ी मतलब बड़ा था हमसे, 5 साल तो नहीं, ज़्यादा ही बड़ा होगा, है ना, 7-8 साल या 10 साल बड़ा होगा शायद हमसे। तो वो मेडिकल वगैरह कुछ कर रहा था, तो उसे इस चीज़ों को ज़्यादा नॉलेज थी। तो उसने एक दिन मेरे को तैरा के दिखाई थी सुई ऊपर पानी के, है ना। तो मैंने क्लास में, भरी क्लास में बोल दिया कि भैया सुई तो पानी में तैर ही नहीं सकती है, कैसी, सॉरी, सुई तो पानी में तैरती है। और मैडम बोल रही कि सुई पानी में तैर नहीं सकती, भैया सुई तो लोहे की होती है, सुई तुरंत से नीचे डूब जाएगी। और मैं क्लास में उसके साथ बहस कर रहा हूँ मैडम के साथ कि नहीं मैडम सुई तो तैरती है पानी में, और वहाँ पे सारी क्लास अपन पे हंस रही है तुम्हारे भाई पे। तो
अगले दिन क्या हुआ ना, मैडम आई क्लास में, मैडम के आने से पहले पूरी क्लास को मैंने टेबल के ऊपर पानी रखा और उसके ऊपर सुई तैरा के दिखाई। और एक्चुअली में उसके पीछे भी वो मैडम अपनी जगह पे ठीक थे, हम अपनी जगह पे ठीक थे। उसका कारण है एक्चुअली में, मैं अभी समझाऊंगा कि क्या कारण है। जो सुई है ना, वो अगर आप यूं ही पटक दोगे सुई को ना, तो सुई कभी नहीं तैरेगी पानी में। सुई को अगर आप ना ऐसे करके आपने हाथ को यूं 90 डिग्री के एंगल पे यूं अगर रखेंगे ना, वो अब टेक्निक है रखने की, आप रख पाए तो करके देख लेना घर में। और सुई लेना बारीक, बिल्कुल पतली छोटी सुई है ना, यूं करके रखनी है आपको। अगर आप सही से रख पाए तो वो सुई ऊपर तैरने लग जाएगी, अगर आप इम्बैलेंस हुए तो वो नीचे डूब जाएगी। एक्चुअली वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहती है, उसको आप प्रॉपरली फ्लोटिंग नहीं बोल सकते, यानी सुई तैरेगी नहीं, वो एक ही जगह पे रहेगी, वो इधर उधर नहीं मूव करेगी, वो इक्विलिब्रियम पे रहेगी, यानी कि जहां है पानी में वहीं रहेगी, पर डूबेगी भी नहीं। तो यानी इसको तैरना तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक जगह पे सतह पे जरूर रहेगी, वो सरफेस टेंशन की वजह से रहेगी। तो टीचर ने फिर आते ही पूछा ये किसने कर रखा है, तो भाई ने बताया कि मैंने कर रखा है। तो टीचर ने देखते उस सुई को बोला ये सुई होती है मतलब वो हंसने लगी उल्टा मेरे ऊपर कि भैया ये पतली सी छोटी सी सुई है, इसको तुम सुई बोलते हो। तो फिर वो वही है कि बेइज्जती हो गई थी थोड़ी टीचर की। एनीवेज, तो ये चीज अपने साथ हुई है, तो मैंने आपको सुई वाला एग्जाम्पल भी यहाँ पे डाल दिया। ऐसे कुछ इंसेक्ट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, तो पानी की सतह पर इजिली तैर लेते हैं, जबकि आप पानी की सतह पर तैरना चाहें तो आप नहीं तैर सकते। सिर्फ कुछ बाबाओं को छोड़ के, आप हमारे देश में देखिए बहुत सारे बाबा हैं जो पानी के ऊपर भी चल के दिखा देते हैं, जो उड़ के भी दिखा देते हैं, जो बीमारियों को भी ठीक कर देते हैं, वो सब कर सकते हैं। उनके तो वो तो फिर भगवान को मिले हुए, तो वो तो सब कुछ कर सकते हैं, उनका तो कोई अपने पास इलाज है नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ मैंने एग्जांपल बताए हैं। ऐसे ही आप देखिए कि जो सोप है, पानी है, पानी के अंदर अगर आप साबुन का घोल डाल देंगे तो ऊपर क्या आ जाएंगे, बबल आ जाएंगे। भैया अगर बबल आ गए तो ऊपर क्या है, वो दूर दूर हैं बबल सारे, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो सरफेस की टेंशन कम हो गई, यानी आप ऊपर कुछ भी रखेंगे ना तो तुरंत नीचे डूब जाएगा। सरफेस के ऊपर जो है मॉलिक्यूल वो दूर दूर हो गए हैं एक तरह से। ऐसे ही आप देखिए कि अगर सॉल्ट या चीनी डाल देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि वो घुल जाएगा और उसके स्पेसिस में चला जाएगा, तो पानी को और ज्यादा एक तरह से बल्कि कर देगा, तो उसके ऊपर कुछ रखेंगे तो वो डूबेगा नहीं। ऐसे आप देखिए कि जो समुद्र में है लोग तैराते हैं अपने जहाज को, वो ईजी है तैराना, क्यों, क्योंकि समुद्र का पानी खारा है और उसके ऊपर जहाज ईजिली तैर जाएगा। जबकि आप एक स्विमिंग पूल में उसी जहाज को तैराएंगे तो मुश्किल होगा, वो थोड़ा सा ज्यादा डूब जाएगा अंदर पानी में, उसको ईजी नहीं रहेगा जहाज को तैरना, फिर आपको अलग तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा। वो ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, जो जहाज के ऊपर लोड वगैरह होता है वो सारा ऐसे ही कैलकुलेट होगा कि आप खारे पानी में जा रहे हैं या एक नॉर्मल साफ सुथरे पानी में जा रहे हैं, ये डिपेंड करेगा। फिर ऐसे ही आप देखिए कि जो ऑयल है, अगर आप तेल पानी के ऊपर स्प्रेड करेंगे तो भी सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि तेल जो है उसमें घुलेगा नहीं और वो तो ऊपर खुद ही डोले जा रहा है, तो उसकी तो खुद ही डेंसिटी इतनी कम है कि ऊपर डोल रहा है, तो वो तो उसको बढ़ाएगा क्या, कुछ भी नहीं बढ़ा सकता, उल्टा कम और कर देगा। कि तेल के ऊपर जैसी कोई चीज रखो वो उल्टा और नीचे चली जाएगी तुरंत ही, तो नीचे गई तो फिर तो पानी के नीचे डूबी जाएगी तुरंत ही। फिर ऐसे ही देखिए कि ये कैरोसिन वाला भी वही है। ठीक है, आप देखिए सूप है, सूप अगर गरम गरम रहेगा तो आपको बहुत टेस्टी लगेगा, जैसे आप मुंह में डालोगे उसकी सरफेस टेंशन कम होती है, पतला होता है, तो यूं जीभ में लपा ऐसे आएगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि सूप की सरफेस टेंशन कम हो जाती है जब वो हीटेड है। तो अगर ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही मुंह में डालोगे तो एक ही जगह पे टेस्ट देगा, पूरी जीभ पे टेस्ट ही नहीं देगा। फिर ऐसी एंटीसेप्टिक डेटोल वगैरह जो यूज करते हैं हम, तो वो घाव के अंदर तक जाके उसके बैक्टीरिया को मार देते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी सरफेस टेंशन कम होती है। ये सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में डायरेक्ट एग्जांपल पूछा जाता है, रियल लाइफ एग्जांपल, मैं वो बता रहा हूं आपको। अदरवाइज तो मैं भी बस सरफेस टेंशन बता के निकल जाता। पर हम जो सॉलिड कंटेंट बना रहे हैं, हम जो दावा करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये आसान नहीं है चीजें छांट छांट के बनाना, और बहुत सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ताकि रियल लाइफ के एग्जाम्पल से आपको पता लगे, और वहां पे रियल लाइफ के एग्जाम्पल आएंगे तो आप तुरंत उसको मार्क करके बढ़ सकते हैं। कंसेप्ट के साथ रियल लाइफ एग्जाम्पल बता रहा हूं। फिर ऐसे ही देखिए, जो सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इन वाटर है वो लेस होती है। ये मैंने वैसे ही बता दिया कि जो उसमें अगर सोप सॉल्यूशन रहेगा तो कम हो जाएगी, और चीनी वगैरह रहेगी तो ज़्यादा हो जाएगी। तो आप देखिए कि जो इसका फ़ायदा क्या है, इसका भी फ़ायदा है, जो आपके कपड़े हैं, कपड़ों के ऊपर जो गंदगी लगी है, ग्रीज लगी है, तो आपके क्योंकि यहाँ पे सरफेस टेंशन कम है तो वो एक जगह जगह पे कोने कोने पे जाके उसको कपड़े को ईजिली साफ करेगा। इस वजह से ये अच्छा है सोप सॉल्यूशन। फिर हम कैपिलरी एक्शन पे आते हैं। कैपिलरिटी क्या होती है कि आप देखिए कि आपके पास एक लिक्विड का कंटेनर है या फिर एक बाल्टी है और ऊपर आपने क्या किया, एक टॉवल को पकड़ लेना और यूं डुबो देना टॉवल को, और 1 घंटे तक यूं ही खड़े रहना। ठीक है, नहीं खड़े हो सकते तो ऊपर किसी चीज से बांध देना टॉवल को। थोड़ी देर बाद देखना आप नीचे जब वाला पानी जो है ना, टॉवल तो नीचे से गीला होना चाहिए, जबकि तो थोड़ी देर में आप देखेंगे टॉवल ऊपर तक गीला हो जाएगा। टॉवल क्यों ऊपर तक गीला हो जाएगा, नीचे का जो पानी है ना वो ऊपर आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। ये कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होता है। अभी बताऊंगा कोहेसिव फोर्सेस क्या होती है।
यानी कि ऊपर वाला मॉलिक्यूल नीचे वाले पानी को लेगा, फिर उसका ऊपर वाला नीचे वाले को लेगा, तो ऐसे करके वो ऊपर बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टॉवल ऊपर तक गीला हो जाता है। यही कंसेप्ट प्लांट्स के अंदर भी यूज होता है। जब उनका पानी जो रूट्स है ना, प्लांट्स जो है, अब देखिए कि प्लांट की छत तक पानी कैसे चला जाता है उसकी रूट से, तो रूट से ऊपर कैसे जाता है, वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ही जाता है। या फिर आपने देखा हो कि घर में आपके कई बार सीलन आ जाती है। सीलन कहाँ से आती है? सीलन क्या ऊपर से आती है दीवार की? वो तब आएगी जब बारिश आ रही है, लेकिन आपकी देखिए कि बारिश का मौसम नहीं है तब भी ऊपर दीवार के सीलन है। कैसे है? आपकी जमीन में सीलन आ रखी है, इसका मतलब है कि आपकी नींव जो है घर की, वहां पे सीलन है, उससे ऊपर उठते उठते यूं करके ऊपर सीलन बढ़ गई छत में। ठीक है दोस्त, ऐसे ही एग्जाम्पल है। आप ये देखिए, दो ग्लास हैं, एक लाल कलर के सॉल्यूशन का, एक नीले कलर के सॉल्यूशन का। आप क्या कीजिए, एक कपड़े को ऐसे रखिए, एक कपड़े को ऐसे रखिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये खाली ग्लास रखना। जब ये खाली रखेंगे ना, आप देखेंगे यहाँ का लाल सॉल्यूशन कुछ इधर आ जाएगा, इधर का ब्लू सॉल्यूशन कुछ इधर आ जाएगा। खाली ग्लास रखने के बावजूद इधर से यूं आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए अलग कलर का सॉल्यूशन बन रहा होगा। तो ये कैसे आ रहा है? इसको भी क्या बोल रहे हैं? कैपिलरी एक्शन बोल रहे हैं। और ये जो आप देखिए, मैंने बोला ना टावल में यूं ऊपर चला जाता है ना, वो जाएगा कैसे? आप समझना इस चीज को। जो ट्यूब पतली है ना और जो मोटी है, उसमें सबसे ज्यादा पानी ऊपर किस में जाएगा? जो पतली वाली है ना उसमें ज्यादा ऊपर जाएगा, और जो मोटी वाली है उसमें कम जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया जो है वो बढ़ गया। इसका एरिया और बढ़ा देंगे तो इसमें सिर्फ इस एक लेवल तक ही जाएगा, जबकि इसका एरिया पतला कर दिया तो ये पूरा ऊपर तक भर जाएगी। थोड़ा मोटा किया तो यहां तक ही, थोड़ा और मोटा किया तो यहीं तक जाएगा। इसका मतलब है कि जितना आपका सरफेस एरिया कम रहेगा, ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना कम रहेगा, उतना ज्यादा ऊपर तक भरा जाएगा इसमें पानी। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए, प्लांट्स का एग्जांपल मैंने बता दिया। फिर एक दिए का एग्जांपल बताता हूँ। ये जो दिया है, तेल वाला दिया होता है, नीचे तेल है और ये ऊपर बत्ती है, बत्ती ऊपर जल रही है। लेकिन आपने सोचा कि वो जो बत्ती है वो जले कैसे जा रही है? तेल तो सिर्फ नीचे है, तो ऐसा नहीं होता। ऊपर वाला तेल जैसे ही खत्म होता तो नीचे वाले तेल को सक करती है, नीचे वाले तेल को सक करती है। ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू ही आता है। ऐसे ही आप मोमबत्ती का केस देखिएगा कि मोमबत्ती जो है जल रही है, लेकिन आप देखिए कि ये कैपिलरी एक्शन ही है जिसकी वजह से वो फ्लेम जले जा रही है। यानी कि ये जो विक है ना, नीचे से, ये तो ऊपर थी आंच, लेकिन वो नीचे से मोम दे ही जा रही है, दे ही जा रहे हैं। तो ऐसे करके हो रहा है। ये मोम को आप पूरी को इकट्ठा भी कर सकते हैं और वापस से यूज भी कर सकते हैं अगर दोबारा मोमबत्ती बना पाओ तो। ऐसी टावल का एग्जांपल मैंने दे दिया कि वो इजीली आपके यहाँ पे जैसे आप पहुँचते हो तो कैसे वो इजीली आपके यहाँ के पानी को, सरफेस को पहुँच देता है। वो कैसे पहुँचता है? कैपिलरी एक्शन के थ्रू ही पहुँचता है। फिर ऐसी मेल्टेड वैक्स है एक कैंडल के अंदर, एक मेल्टेड वैक्स जो है राइजेज अप विक बाय कैपिलरी एक्शन। वही मैंने बताया कि ये जो मेल्टेड वैक्स है, जो ये आप इसके ऊपर देखना, ये जो यहाँ पे वैक्स है ना, ये ऊपर को उठती रहती है मोमबत्ती के ऊपर। ये ऊपर कैसे उठती रहती है? ये भी कैपिलरी के एक्शन के थ्रू ही होती है। ये जितने भी एग्जांपल मैंने बताए, डायरेक्ट क्वेश्चन फंस सकते हैं एग्जाम में, पढ़ के जाना, नहीं तो फिर कुछ नहीं फायदा। अब देखिए, दो तरह की फोर्सेस होती हैं लिक्विड के अंदर या किसी भी सब्सटेंस के अंदर, कोहेसिव और एडहेसिव। कोहेसिव का मतलब समझना, जैसे पानी है, पानी के अंदर दो मॉलिक्यूल पानी के हैं तो आपस में इनकी फोर्स लगी हुई है, ये क्या है? कोहेसिव फोर्स। को मतलब एक जगह का ही, यानी एक जैसा ही दो, है ना। जबकि अगर देखिए कि पानी और पानी कह रहा हूं, इंक और पेपर, जैसे ये पेपर है, पेपर के ऊपर मैंने कुछ लिखा, तो ये पेपर के ऊपर लिखा हुआ है, ऐसे तो उड़ जाना चाहिए, पर क्यों नहीं उड़ रहा है? क्योंकि जो पेपर के ऊपर इंक है, इंक को किसने पकड़ा हुआ है? पेपर की फोर्स ने पकड़ा हुआ, और पेपर को किसने पकड़ा हुआ है? इंक ने पकड़ा हुआ। तो ये दो अलग अलग चीज हो गई ना। तो ये हो गई एडहेसिव, और कोहेसिव कौन सी? जो पेपर को ही पेपर ने पकड़ा हुआ, वो होगी कोहेसिव। ये आप ऐसे समझ सकते हैं, यानी कि ये दोनों भाइयों ने खुद को पकड़ा हुआ है, ये हो गई कोहेसिव। और अगर ये पेपर है और ये इंक है, तो अगर इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को पकड़ा हुआ है तो ये हो गई एडहेसिव। आई होप कि ये दोनों फोर्सेस आपको समझ आई होंगी। अब हम बात करते हैं विस्कोसिटी की। देखिए, विस्कस फोर्स क्या होती है? द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड और गैसेज इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। ये आपको पता होना चाहिए रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है। आप देखो कि आप एक तरफ ले लो पानी, एक तरफ ले लो शहद। शहद को आप थोड़ा सा यूं डालिए एक जगह पे, एक ऐसे सरफेस ले लेना, उसके ऊपर यूं थोड़ा सा शहद डालना, और ऐसे ही उसी सरफेस पे साइड में पानी डाल देना। पानी तुरंत नीचे आ जाएगा, शहद नीचे नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? शहद क्या है? मोटा है, थिक है, इसलिए उसको नीचे आने में समय लग रहा है। जबकि जो पानी पतला है वो तो तुरंत यूं करके नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब है विस्कोसिटी किसकी ज्यादा हुई? विस्कोसिटी क्या किसकी ज्यादा हुई? शहद की ज्यादा हुई। समझ आ पा रहा है ये चीज? यानी कि जो चीज जितनी ज्यादा मोटी है उसको नीचे आने में या कि मूव करने में उतना समय लगेगा। जो जितना मोटू है उसको मूव करने में समय ज्यादा लगेगा, उसको मुश्किल होगी। जबकि जो पतला है, वो एथलीट है, वो तुरंत दौड़ते दौड़ते चला जाएगा। तो यानी कि जो पतला है, जो बिल्कुल बारीक है, उसकी जो विस्कोसिटी है एक तरह से लिक्विड के केस में बता रहा हूं, वो क्या है?
ज़्यादा है कम है, जबकि विस्कोसिटी ज़्यादा किसकी है, जो ज़्यादा मोटा है। जैसे शहद हो गया ज़्यादा मोटा, तो शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा है मूव करने के लिए। अब विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड बाय वर्चू ऑफ विच इट अपोजिट द रिलेटिव मोशन। तो ये तो मैंने बता ही दिया कि जो आपका मोशन है एक लेयर से दूसरी लेयर में, ये दो लेयर मान लो शहद की है, तो इस लेयर के ऊपर जो दूसरी लेयर चलेगी तो मुश्किल होगी ना चलने में, तो उसी को विस्कोसिटी बोलते हैं। जैसे हमारे लिए फ्रिक्शन हो गया, हम यूं जमीन पे चल रहे हैं तो हमें कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन रोक रहा है, ऐसी इसको विस्कोसिटी रोक रही है एक तरह से। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेज बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो पूछ सकता है कि विस्कोसिटी किस वजह से होती है, एडहेसिव फोर्सेज की वजह से या कोहेसिव। तो आप बिल्कुल भी गलती से एडहेसिव मत बोल देना, इसमें कोहेसिव यानी कि शहद के खुद के मॉलिक्यूल उसको रोक रहे हैं, शहद की एक लेयर दूसरी लेयर को रोक रही है आगे बढ़ने से। आप ये नहीं बोलेंगे कि शहद को पानी रोक रहा है, जी नहीं, शहद को शहद ही रोक रहा है, तो ये क्या होगा, कोहेसिव फोर्सेज होगी। अगर शहद को पानी जाके रोके तब एडहेसिव माना जाएगा। समझ गए इस चीज को। आगे क्या है, विस्कोसिटी ऑफ गैस इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन लेयर टू अदर लेयर। अब गैस के अंदर जो विस्कोसिटी है वो कैसे होती है समझना, गैस में डिफ्यूजन से हो रही है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में यूं जा रहे हैं मॉलिक्यूल, तो इसको क्या बोलेंगे, आपस में वो टकराते हैं, तो इसी को क्या बोल रहे हैं, उसके अंदर विस्कोसिटी बोल रहे हैं। अब थोड़ी देर में आपके कंसेप्ट यूं बदलने वाले हैं, आप समझना, अभी थोड़ी 2 मिनट रुको बस। विस्कोसिटी ऑफ गैसेज इज मच लेस देन दैट ऑफ द लिक्विड, देयर इज नो विस्कोसिटी इन सॉलिड्स। देखो विस्कोसिटी जो गैसेस के अंदर है वो कम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड, ज़्यादा विस्कोसिटी लिक्विड्स के अंदर ही देखी जाती है क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल पास पास में होते हैं, जबकि देयर इज नो विस्कोसिटी इन सॉलिड। क्यों बोल रहे हैं विस्कोसिटी सॉलिड में नहीं होती है, क्योंकि आप देखिए कि वो तो बिल्कुल जुड़े हुए हैं, एक ही जगह पे रुके हुए हैं, तो वो चलने फिरने का कोई मतलब ही नहीं है उनका, तो विस्कोसिटी की बात ही क्यों करें उसके अंदर हम। जबकि आप देखिए गैसेस के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल दूर दूर है, तो उनको वैसी कोई समस्या नहीं होगी चलने में, वो इजीली डोल सकते हैं इधर से उधर, तो वहाँ पे विस्कोसिटी कम है। विस्कोसिटी ज़्यादा का मतलब यही है कि चलना फिरना उसका मुश्किल हो जाएगा, तो वहीं लिक्विड की विस्कोसिटी तो ज़्यादा होगी क्योंकि उसका चलना फिरना मुश्किल है। फिर विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड, जो सबसे बढ़िया फ्लूइड रहेगा ना उसकी विस्कोसिटी हमेशा 0 रहती है। जी हाँ, सबसे अच्छा फ्लूइड वो मानेंगे जिसकी विस्कोसिटी 0 हो, तो गैसेस को सबसे अच्छा फ्लूइड माना जाता है आज की डेट में, आइडियल गैस बोला जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी जो विस्कोसिटी है, क्योंकि एक फ्लूइड को तो चलना है, बहना है, फ्लूइड का मतलब ये बहने वाला, अगर वो बहेगा ही नहीं भाई तो फिर वो कैसा फ्लूइड, तो यानी कि सबसे अच्छा फ्लूइड वो है जो ईजिली बहले, तो बहेगा तो वही अच्छा जो फ्लूइड है, फ्लूइडिटी जिसके अंदर ज़्यादा है, तो और उसका मतलब विस्कोसिटी उसके अंदर कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो 0 विस्कोसिटी वाले को अच्छा फ्लूइड माना जाता है। लेकिन उसके गुणों से नहीं हो रहा है, ये उसके मूवमेंट के हिसाब से हो रहा है। अब शहद बहुत अच्छा होता है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि पानी ज़्यादा अच्छा शहद अच्छा नहीं है, ये उसके गुण से नहीं हो रहा, मैं अगेन बोल रहा हूँ उसकी प्रॉपर्टी से नहीं हो रहा है, जो उसके मूवमेंट के हिसाब से हम डिफाइन कर रहे हैं इस चीज़ को, उसके चलने फिरने के रास्ते हिसाब से। अब थोड़ा कंफ्यूजन आपके दिमाग में बनेगा कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर मैं पूछ लूँ विस्कोसिटी बढ़ेगी कि कम होगी, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि भैया अच्छा ऐसा है, टेम्परेचर को जैसे ही हमने बढ़ाया, जैसे लिक्विड का केस है, शहद मोटा है, जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाया तो अभी मॉलिक्यूल पास पास है, वो दूर दूर जाएंगे, तो इसका मतलब है कि अब शहद इजीली मूव कर जाएगा। लेकिन इसी का विपरीत गैसेस में होता है। गैसेस में क्या है, मॉलिक्यूल तो दूर दूर है अभी, है ना, लेकिन जैसे ही आपने उसको गर्म किया, गैसेस के मॉलिक्यूल आपस में यूं टकराने लग जाएंगे, क्योंकि जैसे ही पॉप अप होंगे उनके पास एनर्जी आएगी, आपस में यूं टकराने लग जाएंगे, तो वहां विस्कोसिटी क्या हुई, बढ़ गई। यानी एक मॉलिक्यूल को अगर दूसरे पे के आगे जाना है तो उसको कई सारे मॉलिक्यूल से टकरा के जाना पड़ेगा, तो यहाँ विस्कोसिटी क्या हुई, बढ़ गई। गैसेस के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़ जाती है, लेकिन वहीं पे लिक्विड के अंदर क्या हो रहा है, वो तो पहली पास पास है, और जो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, वो दूर जा रहे हैं, मॉलिक्यूल दूर जा रहे हैं, तो वो चलना फिरना उनका आसान हो गया। ये कुछ ऐसे ही चर्बी कम हो गई है ना, तो चलना फिरना आसान हो गया, तो वहां पे विस्कोसिटी लिक्विड के अंदर क्या है, टेम्परेचर के बढ़ने से यानी तापमान के बढ़ने से विस्कोसिटी डिक्रीज करती है। ये ध्यान रखना, नहीं समझ आ रहा तो रट्टा मार लो, जिसको समझ आना था उसको आ गया होगा, दोबारा से देख लेना जो अभी समझाया है। विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज मेजर्ड बाय इट्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का एक कोफिशिएंट होता है जिसको कि हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ये विस्कोसिटी का कोफिशिएंट है, इसी से इसकी विस्कोसिटी मापी जाती है। और इसके अलावा इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, डेका पॉइज होती है, जिसको कि पास्कल सेकेंड भी आप बोल सकते हो। यानी कि प्रेशर को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो गया, प्रेशर क्या होगा पास्कल, टाइम से मल्टीप्लाई सेकंड तो क्या होगी, डेका पॉइज हो गई। अब लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या है, द फोर्स दैट रिटार्ड्स ए स्फीयर मूविंग थ्रू ए विस्कस फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड द फ्लूइड्स विस्कोसिटी। इसको ऐसा ना याद होना तो ऐसा कर लो कि F इजिकल टू 6 पाई ईटा RV। ये ईटा क्या होता है, यही विस्कोसिटी होती है। अभी मैंने समझाया ना, इसको क्या बोलते हैं, ये ऐसे जो होती है ये विस्कोसिटी है। तो यानी कि ये जो फोर्स है ना,
फोर्स किसके इक्वल है, ये बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स किसके सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है, विस्कोसिटी के, रेडियस के और आपके वेलोसिटी के। तो यही चीज बताइए, यहाँ पे आर का मतलब स्फीयर का रेडियस, ईटा का मतलब है उसके फ्लूइड की विस्कोसिटी जिसके अंदर वो मूव करने वाला है, और वी क्या है, स्फीयर की वेलोसिटी की किस वेलोसिटी से वो मूव करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टोक्स लॉ बोलते हैं। ये यहाँ भी आपको डिफाइंड है कि एक लिक्विड के अंदर हमने यूं एक बॉल डाल दी, अब वो बॉल किस स्पीड से जा रही है, वो होगी उसकी वेलोसिटी, और फ्लूइड उसको रोकेगा आगे बढ़ने से, है ना। तो फ्लूइड तो रोकेगा ना, उसके अंदर यूं थोड़ी है कि बॉल यूं ही चली जाएगी, तो फ्लूइड तो उसको यूं रोकेगा और वो बॉल यूं जाएगी। तो ये सब चीजें हैं, तो इसी को बोलते हैं स्टोक्स का लॉ। फ्लूइड क्यों रोक रहा है, उसकी विस्कोसिटी की वजह से रोक रहा है, तो वही चीज है यहाँ। फिर अब देखिए कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। ये क्या होता है, जैसे आप रेन ड्रॉप का एग्जांपल समझिएगा कि इन द केस ऑफ रेन ड्रॉप इनिशियली इट इज ड्यू टू ग्रेविटी दैट इट एक्सेलरेट्स। अब क्या है, रेन ड्रॉप यहां से आ रही है ऊपर से नीचे, जैसे नीचे आ रही है तो ग्रेविटी लग रही है उसके ऊपर, तो वो एक्सेलरेट कर रही है, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ जा रही है नीचे आते हुए, है ना, एक्सेलरेशन है उसके अंदर। लेकिन एज द वेलोसिटी इंक्रीजेस द रिटार्डिंग फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेस। अब क्या होगा, जैसे जैसे जब वो फ्लूइड के अंदर आ रही है, किसी लिक्विड के अंदर आ रही है, तो क्या होगा, जैसे ही वो उसके अंदर आएगी तो अगर उसकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू होगी, लिक्विड के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, तो उसकी रिटार्डिंग फोर्स जो है, नीचे से भी तो लिक्विड उसको यूं करेगा, तो रिटार्डिंग फोर्स जो है वो भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और फाइनली क्या होगा, व्हेन विस्कस फोर्स एंड द बॉयंट फोर्स इज इक्वल, जब विस्कस फोर्स और बॉयंट फोर्स जो है वो बराबर हो जाएंगी, तो क्या होगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक तरह से नेग्लिजिबल हो जाएगी, नेट फोर्स बिकम्स जीरो। इसका मतलब है कि व्हेन विस्कस फोर्स एंड द बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। समझना, विस्कस फोर्स और क्या है आपका बॉयंट फोर्स, ये जो है विस्कस फोर्स और बॉयंट फोर्स जो है, ये जब किसके बराबर हो जाएंगी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाएंगी। ये तब दोनों जो है मिलके इस ग्रेविटी के बराबर हो जाएंगी, तब क्या होगा, नेट फोर्स हो जाएगी जीरो। और फिर क्या होगा, यहां पे एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी, वही बोला, एंड सो इट डज द एक्सेलरेशन। जैसे ही फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो। एफ इज इक्वल टू एम ए, लो पढ़ के आ रहे हैं न्यूटन का हम, तो एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो। तो यहां पे क्या है, उसके बाद रेन ड्रॉप जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो होगी। तो ये जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी ना, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी टी इज इक्वल टू 2r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी बाय 9 ईटा। इसमें देखिए कि ये डेंसिटीज हैं दोनों की, रो और सिग्मा, और जी ग्रेविटी है, और ईटा क्या है, विस्कोसिटी है, आर जो है स्फीयर का रेडियस है या उसका रेन ड्रॉप का रेडियस है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको इतना सही समझना है कि इसमें क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है। वो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है ना, वो रेडियस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप बोलेंगे जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो ऊपर वाली चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नीचे वाली इनवर्सली। तो आप बोलेंगे जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर आपका रेडियस बढ़ा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही वो डेंसिटी का भी पूछ सकते हैं, डेंसिटी के साथ डायरेक्टली है या इनवर्सली, तो आप बोलेंगे कि डेंसिटी के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डेंसिटी बढ़ी तो ये भी वेलोसिटी बढ़ेगी। अब अगर विस्कोसिटी का पूछ ले कि विस्कोसिटी के साथ कैसा रिलेशन है टर्मिनल वेलोसिटी का, विस्कोसिटी क्या है, वो तो रोक रही है ना उसको, विस्कस फ्लूइड है ना, तो क्या होगा, आप बोलेंगे कि वेलोसिटी जो है वो घटेगी अगर विस्कोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि इनवर्स में रिलेशन है। आप बोलेंगे कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी के, यानी कि अगर आपकी विस्कोसिटी नीचे वाली बढ़ी तो टर्मिनल वेलोसिटी घटनी शुरू हो जाएगी। ये पूरे का पूरा हो गया हमारा मैटर का। एक मिनट देख लूं मैं, हो गया ना, जी हाँ। तो ये कंप्लीट हमने कर लिया है मैटर। आई होप कि आपको समझ आएगा। बहुत कोशिश की रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, ये बोतल बूतल रबड़ रुबड़ है ना, ये जो है रबड़े, इनके साथ सब बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपको चीज़ समझ आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सच में ये जेन्युइन लग रही है ना वीडियो, तो भाई हमारी ऐप के ऊपर जाके 5 स्टार रेटिंग जरूर दो। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप अच्छा सपोर्ट करेंगे तो हम और बेहतरीन कॉन्टेंट आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।